अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नावल शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार नावल है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। नावल का जेनर है रूड भी है, केयरिंग भी है, पॉजेसिव भी है। चाइल्डहुड निकाह बेस्ड है, कजिन मैरिज है, हवेली बेस्ड, जॉइंट फैमिली बेस्ड और बहुत ही प्यारे सिबलिंग गोल्स हैं नावल के, और कजिन गोल्स भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने रिव्यूज़ कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। इससे पहले जो मैंने नावल आपको साथ शेयर किया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे ज़रूर रीड करें, वो हाईली रिकमेंडेड है। वैसे ये नावल भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैच्योर राइटिंग है, बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है, बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी है नावल के पीछे। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निदा खान ने झुंझलाते हुए खुद से 2 साल बड़ी बहन से बात सुनी। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? तुम बस मायसा को मेरे पास यहाँ पेशावर भेज दो, सानिया खान ने तहम्मुल से जवाब दिया था। अरे कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे मैं अपनी जवान बेटी को तुम्हारे ससुराल भेज दूँ? निदा खान किसी सूरत मानने को तैयार न थी। हर रिवायती माँ की तरह वो भी बेटी को अकेले भेजने के हक में नहीं थी। निदा भूलो मत, ये सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारी बेटी का भी ससुराल है। सानिया खान हर सूरत बहन को मनाने पर बाजिद थी। फिर भी जानिया, ऐसे रुखसत से पहले भेजना कुछ मुनासिब नहीं लगता। खालिद कभी नहीं मानेंगे। निदा को शौहर की फिक्र लाहिक हुई, जो इस वक्त कुवैत में मौजूद थे। इसमें नामुनासिब क्या है? वो यहाँ अपने भाई की शादी की तैयारियां करने आ रही है बस। तुम कैसे बातें करती हो? मैं ऐसे कैसे सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपनी बेटी को अकेले वहाँ भेज दूंगी? निदा खान को अब गुस्सा आ रहा था। बहन की फिजूल जिद उनसे गुस्सा दिला रही थी। अगर ऐसी ही बात है तुम लो मोरे जान से बात करो। सानिया खान ने फ़ौरन ही मोबाइल सास के हवाले कर दिया था। बहन को समझाना अब उनके बस के बाहर था। मेरी बात सुनो निदा, मैं तुम्हारे सब खौफ व शहबात को समझती हूँ, लेकिन मायसा सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, इस घर की भी बेटी है। वो साद की शादी पर इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आएगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मायसा को यहाँ कोई मसला दरपेश नहीं आएगा, और मैं उम्मीद करूँगी कि तुम मेरी बात का मान रखोगी। मोरे की बात सुनती वो किसी गहरी सोच में डूब गई। फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? पसीने को माथे पर साफ करते वो अभी स्कूल से वापस आई ही थी और सामने उमर को उदास बैठा देखकर पूछ बैठी थी। आप जा रही हैं ना बस इसीलिए? उमर ने उदासी से झुका सर उठाया था। मैं कहाँ जा रही हूँ? मायसा ने अचंभे से खुद से 5 साल छोटे भाई को देखा था। क्यों, आपको अम्मी ने नहीं बताया कि वो आपको खाला के पास पेशावर भेज रही हैं? उमर ने हैरत से उन्हें देखा था। मनहूस मुंह खोल दिया। देखा, मुझे कहीं तेरी जुबान के आगे खंदक तो नहीं है? कोई बात पेट में नहीं रखता, हर बात उगल देता है ये लड़का। उड़ती जूती कंधे का निशाना लेती उसे हड़बड़ा गई थी। अम्मा अब तो हर वक्त मुझ मासूम के पीछे पड़ी रहती हैं, और मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, सच्ची तो बताया है आप ही को। उमर ने एहतजाजन कहा था। हाँ, बड़ा आया तो सच्चा। अभी पूछना कि कल मेरे बटुए से 1000 का नोट किसने चुराया था, तो साफ मुकर जाएगा। निदा खान इस वक्त बिल्कुल एक देसी पंजाबी माँ की तरह औलाद को टेकोर कर रही थी। टेकोर क्या वर्ड हुआ ये? अम्मी, क्या आप सच में मुझे पेशावर भेज रही हैं? दोनों की बहस से बेपरवाह उसके जहन में सिर्फ पेशावर जाने वाली बात अटक गई थी। तैयारियां मुकम्मल हैं सब। नाश्ते के टेबल पर एक तायराना निगाह डालती वो सरबराही कुर्सी पर विराजमान हो गई। जी मोरे जान, सब तैयारियां हैं, रोमा खान ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा था। दावर खान कहाँ है? क्या आया नहीं अभी तक? मोरे ने लाडले पोते के गैर हाजिरी के बारे में इस्तफसार किया था। लाला तो सुबह फजर के वक्त ही घर आ गए थे मोरे जान, अभी तैयार होकर नीचे आते ही होंगे। ज़ारा ने चाय पराठे से इंसाफ करते हुए इत्तला दी थी। अस्सलाम वालेकुम। काले रंग की कमीज शलवार के साथ पेशावरी चप्पल पहने वो सताइशी चाल चलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। फिरोज़ा खानम की आंखों की चमक पोते के सामने देखते ही बरसी गई थी। आगे बढ़कर नरमी से उसके सर पर बोसा देते वो साथ वाली कुर्सी संभाल चुका था। रात को इतनी देर कर दी दावर? फिरोज़ा खानम पोते की गैर हाजिरी को लेकर अक्सर अज़राब का शिकार रहती थी। दावर पुलिस में ASP था और अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा था। काम में फंस गया था मोरे, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। मोरे के हाथ को चूमते वो मोहब्बत से गोया हुआ। कैसे परेशान न हूँ, जान बसती है हमारी आप में। कितनी बुरी बात है मोरे जान, पूरा दिन आपके साथ मैं होती हूँ, लेकिन इतने प्यार से तो आपने मुझे कभी नहीं पुकारा। ज़ारा ने दादी पोते की मोहब्बत से नज़ारे पर फ़ौरन एहतजाज किया था। हाँ, तुम तो जलती रहना मेरे पोते से, मोरे ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मैं क्यों जलूंगी लाला से? क्योंकि तुम जल कुकड़ी हो, अहमद ने साथ ही लुकमा दिया था। तो मुंह बंद रखो बंदर, ज़ारा ने साथ ही भाई को लताड़ा था। ज़ारा बस, अब आपकी आवाज़ ना आए, मोरे को टोकते साथ ही मोरे ने गले खंगारते सबको मुतवज्जह किया था।
आप सबको हमें कुछ बताना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साद खान की शादी में महज 1.5 माह रह गया है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि ख़ास मेहमानों को अभी से ही आमदू कर लिया जाए ताकि शादी की तैयारियों में आसानी हो सके। और ये ख़ास मेहमान हैं कौन? कब से चुप बैठी अम्मारा खान की आवाज़ पर फ़िरोज़ा खान को एक ख़ास तजस्सुस महसूस हुआ, जैसे वो ख़ास मेहमान के बारे में ख़ासी दिलचस्पी रखती थीं। जब आएंगे तो आप भी मिल लीजिएगा। बात को ख़त्म करते हुए वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गई। अम्मारा खान ने गुस्से से कांटा प्लेट में पटका और शौहर को देखा जो बगैर कोई तवज्जो दिए अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा थे। अम्मी, मैं साफ बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। ज़िद नहीं करो मायसा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। इसमें मेरी भलाई कहाँ है अम्मी? जिस शख्स ने इतने सालों में पलटकर मुझे नहीं देखा, आज मैं उसके शहर, उसके घर, उसके तारुफ से रहूँगी? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है अम्मी। मायसा किसी सूरत पेशावर जाने को ज़मन नहीं थी। मैं माँ हूँ तुम्हारी, सारी तकलीफ़ों को समझती हूँ, इसीलिए ही चाहती हूँ कि तुम जाओ और इस बार अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करके आओ। निदा ने नरमी से अपनी बेटी के बाल संवारे और उसका सर अपने कंधे से लगा लिया था। और अगर फ़ैसला मेरे हक़ में ना हुआ फिर क्या होगा? मायसा को आने वाले वक्त के खदशात सता रहे थे। फिर भी तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, निदा खान ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया। मायसा को गले में आंसुओं का गोला अटकता हुआ महसूस हो रहा था। आंसुओं को आंखों का रास्ता देती वो माँ की ठंडी ममता की छाँव में पनाह गज़ीन हो गई। मोरी जान, ये क्या कर रही हैं आप? जीने उतरते उसने नज़र सबसे पहले हॉल के सोफे पर विराजमान मोरे पर पड़ी, जो अंगूरों को प्लेट में सजाए खाने में मसरूफ़ थी। अंगूर खा रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा? मोरे ने आंख घुमाते हुए जवाब दिया, जबकि ज़ारा अब कमर पर हाथ रखे संजीदा नज़रों से उन्हें देख रही थी। दादी, आप शुगर की मरीज़ा हैं, आपका अंगूर और वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्लेट को उनके सामने से उठाती वो हरगिज़ उनके सख्त नज़र से खाइफ नहीं हो रही थी। वापस करो मेरी प्लेट। मैंने आज ही सुबह टीवी में देखा है कि शुगर के मरीज़ों के लिए अंगूर बहुत मुफीद हैं। कहाँ देख लिया आपने? ज़ारा ने मशकूक नज़रों से मोरे को देखा, जिनकी नज़रें भटक भटक कर ज़ारा के हाथों में मौजूद प्लेट पर जा रही थी। जुबैदा आपा के प्रोग्राम में। ज़ारा ने हैरत व सदमे के मिले जुले तासुरात से मोरे को देखा, जो अपने झूठ पर भी गर्दन अकड़कर पुरयकीन नजर आ रही थी। खुदा का खौफ करें मोरे, क्यों जुबैदा आपा पर झूठ बांध रही हैं? वो तो आब हयात नहीं, वो तो अब हयात भी नहीं। ज़ारा की चीखती आवाज़ पर उन्होंने घूरकर उसे देखा, जो सख्त शाकी नज़र आ रही थी। ज़्यादा मेरी दादी बनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना, मैंने देखा है टीवी पर, वो तो बस देखा है। मोरे किसी सूरत अपनी गलती मानने को तैयार न थी। उनकी नज़रों में उनका बदपरहेज़ी करना उन जायज़ हक था। मुझे आप जैसा बनने का कोई शौक़ भी नहीं है। वैसे भी खुदा ने मुझे बहुत अकल से नवाजा है। गर्दन मोड़कर उन्होंने हॉल के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से भागती दिखाई दे रही थी। बात समझ आने पर उनकी उड़ती जूती ने भी दरवाजे तक उसका पीछा किया था। थोड़ा सा रास्ता रह गया है बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नीले आसमान पर नजरें जमाए वो आने वाले वक़्त को सोचे बेचैन हो रही थी। जिस शख्स को देखे एक अरसा बीत गया था, वो आज उसके शहर, उसके घर, वो उसके नाम के साथ जा रही थी। अंदेशों खौफ ने दिल को घेर रखा था, जो अगर वो शख्स इसको अपना मानने से इनकार कर दे तो वो क्या करेगी? क्या उसके पेशावर से वापस पिंडी जाना मुमकिन होगा, या वो यहीं कहीं किसी बुलंद व बाला पहाड़ी की चोटी पर खो जाएगी? थोड़ा सा रास्ता रह गया है बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? सानिया खान के शौहर तबरेज़ खान की आवाज़ पर उसका सोचों का तसलसल टूटा था और वो नासमझी से सामने देखने लगी, जहां वो बैकव्यू मिरर से उसी की जानिब मुतवज्जा थे। कुछ चाहिए बेटा? उसकी गैर हाजिरी महसूस करते हुए वो दोबारा गोया हुए थे। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धीरे से जज्बात में सर हिलाते वो दोबारा ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, जबकि मायसा खान के जहन में कुछ देर पहले के मनाजर गर्दिश कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, अकेले ऐसे जाना इसके हरासा कर रहा था। डरती क्यों हूँ? तुम्हारे खालू होंगे ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी अगर फ़िरोज़ा खान मुझसे खुद दरख्वास्त ना करती तो मैं कभी तुम्हें पेशावर ना भेजती, लेकिन अब फ़ैसला आर या पार का होगा। मैं मज़ीद तुम्हें किसी बेनाम सहारे का भरोसा नहीं छोड़ सकती। नरमी से उसके सर पर अपने कंधे लगाते वो उसका हौसला बढ़ा रही थी। गाड़ी के शीशे से पार पेशावर की खूबसूरत वादियाँ नज़र आना शुरू हो गई थी। जून के महीने में गर्मी ने अभी तक अपनी शिद्दत नहीं दिखाई थी। सर को सीट पुश्त से टिकाए वो खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। सफ़ेद रंग की चिकनकरी की कमीज़, शलवार पर खाकी रंग की चादर कंधों पर फैलाए वो सर पर दुपट्टा सजाए मुतज़्ज़िब दिखाई दे रही थी। बड़े हॉल में ठीक उसके सामने फ़िरोज़ा खान और उनके दाएं तरफ ज़ारा खान, जबकि बाएं तरफ घर की बाकी ख़वातीन विराजमान थी।
मायसा के साथ सानिया खान मौजूद थी, जो मोरे की आंख में लगी पसंदीदगी बढ़ती खासी पुरसुकून दिखाई दे रही थी। सफ़र कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? फिरोज़ा खान के सवाल पर उसने झुका सर उठाकर उन्हें देखा, जो चेहरे पर शफ़क़त भरी मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रही थी। सफ़र अच्छा रहा, कोई मसला नहीं हुआ, धीमे लहजे में जवाब देती वो फिर गौर से फर्श पर बिछी कारपेट को देखने लगी। आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तो तुम 12 साल की थी। अब तो माशाल्लाह से 10 साल बीत गए हैं और गुजरते सालों ने तुम्हें मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। ज़ारा ने मुस्कुराकर मायसा के गालों पर उतरते गुलाल को देखा था। ज़ारा, जाओ मायसा को उसके कमरा दिखा दो। ज़ारा को मुखातिब करती वो मायसा की तरफ मुतवज्जह हुई। जाओ कुछ देर आराम कर लो, फिर रात के खाने पर मुलाकात होगी। एक नज़र सानिया खान को देखती वो ज़ारा की तकलीद में दाएं जानिब बनी सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। क्या हो गया है आपको मोरे? क्यों बुलाया है आपने इस लड़की को यहाँ? कब से खामोश बैठी अम्मारा खान ऊंची आवाज़ में गोया हुई। आवाज़ आहिस्ता रखें अम्मारा, हम कभी किसी का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करते। फिरोज़ा खान ने चेहरे के तासुरात बरहम दिखाई दे रहे थे। हम सिर्फ पूछ रहे हैं मोरे कि आपने ऐसा क्यों किया? मोरे का गैज़ो गज़ब देखती वो कुछ ढीली पड़ गई। हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस घर की बका और खुशियों के लिए जो फ़ैसला दुरुस्त है हमने आज तक वही लिए हैं और आइंदा भी लेते रहेंगे। लिहाजा जो हो रहा है उसे खामोशी से देखती हो और होने दो। हम घर में किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहते। फिरोज़ा खानम के दो टूक लहजे पर वो बेजुताब खाकर रह गई थी। आगा हशमत खान और फिरोज़ा खानम की 4 बेटे थे। बड़ा बेटा जलाल खान और उनकी बीवी सारा खान का एक बेटा था दावर खान। दूसरा बेटा तबरेज़ खान और उनकी बीवी सानिया खान का एक बेटा साद खान था। तीसरा बेटा ईमान खान और उनकी बीवी अम्मारा खान का भी एक बेटा था अहमर खान। जो सबसे छोटे बेटे कासिम खान और उनकी बीवी रोमा खान की एक बेटी ज़ारा खान और एक बेटा अली खान था। ये सब मकीन खान विला के ज़ेर साया एक साथ कायम पजीर थे। यहाँ तुम ले तो आई हो मुझे, लेकिन कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए। सब्ज़ घास पर नंगे पैर चलते वो साथ साथ ज़ारा से मुहे गुफ्तगू थी, जो दाएं बाएं के पहाड़ियों को देखती गौर से पानी की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। आप बहुत डरती हैं आपी, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मर्द शहर गए हुए हैं। आप बस इस खूबसूरती को आंखों में कैद करने की कोशिश करें। देखें पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, बस नदी भी करीब ही होगी। जूतों को हाथ में पकड़े वो दोनों कदम से कदम मिलाती आगे बढ़े जा रही थी। ये जगह ज़ारा खान की पसंदीदा जगहों में से थी। वो बचपन से सबसे छुप कर अक्सर यहाँ आया करती थी और सफ़र की तमाम थकन उतारने के बाद वो आज अपने साथ मायसा को भी ये दिलकश मंजर दिखाने ले आई थी। कितनी दूर है? और ज़ारा, मायसा को चलते चलते पैरों में दर्द महसूस होने लगा। बस आगे वो देखे सामने। ज़ारा की आवाज़ पर उसने सामने देखा, जहाँ मुख्तलिफ दरख्तों के झुरमुट में पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत नदी बह रही थी, जिसके चारों एतराफ़ फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। आंखों में इश्तियाक लिए वो सामने आते मंजर को तिलिस्म में खुद को जकड़ा महसूस कर रही थी। ठंडी हवा से दुपट्टा सर से गिरता कंधों पर बिखर सा गया था। हवा के दोष से बाल बिखरते जा रहे थे। ज़ारा ने गर्दन अकड़ा कर फ़ख्रिया अंदाज में मायसा को देखा तो मंजर में खोई महबूब दिखाई दे रही थी। ये बहुत खूबसूरत है ज़ारा। एक ट्रांस किसी कैफियत में वो गोया हुई। मुझे पता था आपको मेरी सीक्रेट जगह बहुत पसंद आएगी। आप यहाँ रुकें, मैं तब तक कैरियाँ तोड़ कर लाती हूँ, फिर रात को दोनों मज़े से खाएंगे। मायसा को मुताला करती वो दरख्तों की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ आमों के अलावा बाकी फलों के दरख्त भी मौजूद थे। धीरे धीरे आगे कदम रखती वो नदी के करीब रखे पत्थर पर बैठ गई। पाँव ठंडे पानी में डाले और ठंडी हवा अपने झटकते आसाब को पुरसुकून होता महसूस कर रही थी। कौन हो तुम? अपने पीछे गंभीर मर्दाना आवाज़ पर उसने उछलकर पलटकर देखा, जहाँ काले रंग की कमीज शलवार में मलबूस एक दराज का दुकामत का मर्द खड़ा था। सुर्ख व सफ़ेद रंग के साथ काले सिया बाल जो माथे पर बिखरे थे, गहरी सिया दाढ़ी चेहरे पर सजी हुई थी। बंदूक हाथ में पकड़े वो अपनी सुरमई आंखों से सामने खड़ी भूरी आंखों वाली लड़की को घूर रहा था। तुम कौन हो? पत्थर से उतरकर सामने देखते हुए दिहानी में पाँव नोकीले पत्थर पर रख दिया और ख़ुद उसके पाँव में चुभता जिल्द को निचली सतह से चीर गया था। हल्के से चुभते वो बेसाख्ता दर्द को सहती घास पर बैठती चली गई। पाँव दिखाओ अपना। हाथ में पकड़ी बंदूक को दरख्त के पास रखते वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा। हाथ मत लगाना। पाँव को समेटते उसने सर्द लहजे में गोया हुई। सामने मौजूद दावर खान ने बेसाख्ता ही सुर्ख चेहरे को देखा, जो दर्द सहता बेहाल हो रहा था। जेब से रुमाल निकालते उसने मायसा के पाँव पर रखा। आराम से बैठो। उसको पाँव समेटते देखकर वो सर्द लहजे में गोया हुआ। हाथ को रुमाल में रख कर उसके इर्द बहुत तरीके से खुद को उसके पाँव के जिल्द को छूने के बाज रखा था।
कौन हो तुम? रुमाल को उसके पाँव के गिर्द लपेटते उसने दोबारा अपने सवाल को दोहराया था। तुम्हारे मालिक की बीवी हूँ, नजरें संभाल कर रखो। उसकी नजरों की तपिश अपने चेहरे के गिर्द महसूस करती वो काटदार लहजे में गोया हुई थी। मालिक? इस्तफामिया नजरों से उसे देखते नजरें बेसाख्ता ब्राउन रंग की आवारा लट्टों के गिर्द जा रही थीं, जो हवा से अटखलिया करती बार बार दुपट्टे से बाहर निकलती अपना दीदार करवा रही थी। मैं खान हवेली की बहू दावर खान की बीवी हूँ। ओह, उसी को इंट्रोड्यूस करवा रही है अपने आप को। अपने डर पर काबू पाते वो बेसाख्ता ही सामने खड़े मर्द पर अपनी हैसियत की तीन कर रही थी। दावर खान की बीवी होकर यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? उसकी आंखों में मायसा को तमस्खरा भरता हुआ महसूस हुआ था। दरख्त का सहारा लेती वो बामुश्किल अपने कदमों में खड़ी हो गई थी। मैं यहाँ कुछ भी करूँ, इसे तुम्हें क्या? नौकरों को मालिकों से सवाल करने का कोई हक नहीं होता। गुस्से से गोया होती अपने डर पर काबू पाती निगाहें फेर चुकी थी। इस सुनसान जंगल में अनजान आदमी के साथ उसे अजीब डर महसूस हो रहा था। दिल में हजारों अंदेशे जन्म ले रहे थे। मलकियत हमेशा महलों में रहकर की जाती है बीबी। अगर अपने शौहर के नाम से तारुफ का इतना ही शौक है तो उसके पहलू में रहा करें। जंगलों में गैर मर्द आपकी हिफाजत नहीं करेंगे। मुकाबिल के सर्द लहजे में उसके जिस्म पर कपकपी से तारी हो गई थी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। डर पर काबू पाते वो बामुश्किल गोया हुई थी। वो तो नज़र आ रहा है। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट की लकीर उभर कर मधूम हुई थी। निगाहें उसके सुनहरे बालों पर गईं जो दुपट्टे से नदारत थे। फौरन दुपट्टा सर पर लो। मुकाबिल के सर्द लहजे में मायसा ने बौखलाकर उसे देखा, जिसकी आंखों में नागवारी साफ वाज़ेह थी। मायसा की हथेलियां नम होने लगी। कदम आगे बढ़ते उसने सफ़ेद दुपट्टे को उसके सर पर रखा, जो दरख्त के साथ चिपकी खड़ी हुई थी। यहाँ से सीधा जाकर बाएं तरफ मुड़ जाना। ज़ारा खान वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करती वो फ़ौरन ही लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ गई थी। दावर खान की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया, जो अब दरख्तों के झुरमुट में गायब हो गई थी। आपका पाँव कैसा है अब आपी? राहदारी से गुजरते हुए ज़ारा ने पूछा था। अब तो ठीक हूँ, लेकिन तुमसे नाराज़ हूँ। तुम क्यों वहाँ से गायब हो गई थी? मायसा ने शिकवा किया था। वो जंगल वाले आदमी का जिक्र करने से खुद को दानस्तन रोक चुकी थी। मैं गायब नहीं हुई थी आपी। वो हलाकू खान के जानशीन ने मुझे दरख्त पर चढ़ते देख लिया था। बस फिर क्या बताऊं। इतनी बातें सुनाई कि मुझे लग रहा है कि अगर एक सेकंड भी मैं मज़ीद यहाँ खड़ी रही तो यकीनन मेरे कानों से खून रिसना शुरू हो जाएगा। बगैर रोके बोलते उसने हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। ये हलाकू खान का जानशीन कौन है? आपको नहीं पता? उसने नफ़ी में सर हिलाया था। अमारा ताई का बेटा अहमर खान हर वक्त बस मुझ पर रोब जमाते रहते हैं। ज़ारा ने मुंह बसोरते हुए कहा था। पर तुम तो कह रही थी कि सब मर्द शहर गए हैं। मायसा को ज़ारा का सुबह की बात याद आई थी। गए तो थे, लेकिन आज सुबह सबकी वापसी हो गई है। बातें करते करते वो जीने के पास आ गई थी। सबसे मुराद यानी दावर खान भी था, और मायसा इस वक्त उस जख्मी पाँव के साथ उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो जहनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से कुछ देर बस आराम चाहती थी। ज़ारा, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं नीचे नहीं जा सकूंगी। तुम मेरी तरफ से मोरे जान से माजरत कर लेना। लहजे में लहाजत लिए वो गोया हुई थी। आपी, आप परेशान न हो, मैं मोरे को बता दूंगी। आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। मायसा की फ़िक्र को ज़ाहिर करती हुई वो खुद जीने उतरते मोरे के पोर्शन की तरफ बढ़ गई थी। फजर की नमाज़ पढ़ते उसने कमरे से बाहर कदम रखा। पाँव का दर्द दवा लेने से अब बेहतर महसूस हो रहा था। चाय की तलब में सानिया खान के पोर्शन की सीढ़ियाँ उतरती मोरे खान के पोर्शन में दाखिल हुई, जहाँ दाएं तरफ मुड़ते लकड़ी का दरवाज़ा खोलते किचन में दाखिल हुई। सफ़ेद मार्बल से बना किचन चमक रहा था। फिरोज़ा खान ने अपने चारों बेटों के लिए अलग पोर्शन तामीर करवाए थे, लेकिन वो सब खुद को मोरे जान से जोड़े रखने के लिए इनके पोर्शन में ही खाना खाते थे, और उसके तमाम तर तैयारियां मोरे के पोर्शन की बावर्ची खाने में ही होती थीं। चाय को चूल्हे पर चढ़ाती वो साथ साथ खिड़की से नज़र आता लॉन का मंजर देख रही थी, जहाँ नीले आसमान की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अगर तुम मुझे आज नहीं मिलती तो दर्द से शायद मेरे सर फट जाता। कप में निकाली हुई चाय को देखते वो चाहत से गोया हुई थी। मैंने पहली बार किसी इंसान को चाय से बातें करते देखा है। गंभीर मर्दाना आवाज़ पर उसने पलट कर देखा, जहाँ सफ़ेद रंग की कमीज शलवार पर दराज कदोकामत का जंगल वाला शख्स ही खड़ा था, जिसकी सुरमई आंखें अजीब से तासुर ली हुई थीं। तुम कौन हो? बामुश्किल लबों को हरकत देती वो बामुश्किल गोया हुई थी। सुबह सुबह किसी गैर का घर में होना उसे हरासा कर गया था। वही जिसके नाम से तुम यहाँ इस घर में मौजूद हो। सुरमई आंखों वाला रंग के दुपट्टे में मुकीद चेहरे को तवाफ कर रहे थे। भूरी आंखें हैरत के समुंदर में गोताजन थीं। जिस शख्स का नाम सुनते ही उसे अपने दिल की धड़कनें तेज़ होती महसूस होती थी, आज उसे सामने देखकर दिल की गर्द जमी हुई दीवारों पर गरमाइश का एहसास हो रहा था।
वो कैसे उसे कल पहचान न सकी। लड़कपन में कमज़ोर सा लड़का आज एक भरपूर तवाना मर्द में तब्दील हो चुका था। चेहरे पर छाही दाढ़ी उसकी शख्सियत में रोब दबदबा पैदा कर रही थी। गुजरे साल उस पर बहुत बदलाव लाए थे। तो तुम? मायसा की ज़बान लड़खड़ाई थी। आप? मुकाबिल का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसने तस्दीक कर दी थी। हमारे माबीन जो रिश्ता है उसकी बुनियाद पर तुम्हें मुझे आप ही कहना चाहिए। लकड़ी के दरवाजे से टेक लगाए वो गोया हुआ। नज़रें मुकाबिल के पाँव पर गईं, जहां अब कोई पट्टी नहीं थी। यकीनन अब ज़ख्म बेहतर था। हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी है क्या? सालों से सोचती थी कि जिस दिन दावर खान सामने होगा उससे अपने दिल का हाल सुनाएगा, उसको अपने नर्म रूह के तहफ़्फ़ुज़ से अपने होने का एहसास दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर जज्बात पर एक जुमूद सा तारी था। सामने खड़ा मर्द उसका शौहर था, जिसको वो 10 सालों बाद देख रही थी। लेकिन मुकाबिल का चेहरे पर संजीदगी के सिवा कुछ नहीं था। मायसा को अपने आप इस वक्त एक अहमक महसूस हो रहा था, जिसने ज़िंदगी के इतने साल एक पत्थर जैसे सख्त एहसासात रखने वाले शख्स पर ज़ाया कर दिए थे। अगर हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं तो तुम यहाँ किस हैसियत से मौजूद हो? मायसा ने गुस्से से मुकाबिल के होठों पर उभरती लकीर देखी, जो उसके सरासर अपनी तौहीन महसूस करवा रही थी। मैं यहाँ अपनी खाला के लिए मौजूद हूँ, जिन्होंने मुझे शादी की तैयारियों की मदद के लिए बुलाया है। आईब्रो उचकाते उसने बिना लाल तमतमाते गालों को देखा था और फिर समझने वाले अंदाज में अज़बात में सर हिलाता शेल्फ से मायसा का कप उठाते किचन से बाहर निकल गया। पीछे हैरत से होठों को हल्का सा वाह करती वो उसकी पुश्त को घूरती रह गई थी। हवेली की तमाम खवातीन कारपेट पर रंग बिरंगे मलबूसात फैलाए दुल्हन के लिए बरी के कपड़े पसंद कर रही थीं। सोफ़े पर मोरे बराजमान थीं, जो सब खवातीन को साथ हिदायत भी दे रही थीं। मायसा और ज़ारा, तुम दोनों भी अपने लिए कपड़े पसंद कर लो, फिर मैं अपनी दर्जन को बुलाकर तुम दोनों का नाप दे दूंगी। सफ़ेद शिफॉन के दुपट्टे पर हाथ फिरती वो चौंक कर मोरे को देखने लगी, जो शफकत से उसे ही देख रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है मोरे जान, मेरे पास पहले से ही बहुत कपड़े मौजूद हैं। ज़ारा की देखा देखी में वो भी फ़िरोज़ा गुल को मोरे बुलाने लगी थी। मोरे ठीक कह रही हैं मायसा, तुम्हें कपड़े लेने के चाहिए। वैसे भी तुमने ऐसे जोड़े कहाँ पहने होंगे? अम्मारा खान के लहजे में झलकती खुद पसंदी मायसा की समझ से बाहर थी, जो उसकी ज़ात को निशाना बनाती उसकी हैसियत का ताउन करती रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं। हमारी तालीम के साथ साथ वो लोग हमारी तरबियत पर भी पूरी मेहनत करते हैं। मेरे बाबा अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी में आपके पास जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और कभी भी किसी दूसरे की चीज़ों को देखकर उनको हासिल करने की तमन्ना ना करो, बल्कि अल्लाह से अल्लाह का फ़ज़ल मांगो, क्योंकि जिससे अब तुम मांग रहे हो वो सब कुछ देने पर कादिर है बेशक। और इंसान की पहचान उसके महंगे कपड़ों से नहीं बल्कि उसके अखलाक और शख्सियत से होती है। जिनके दिल सियाह होते हैं वो उजले कपड़ों में भी सियाह दिखाई देते हैं। शाइस्ता लहजे में बोलती वो ज़ारा की तरफ मतवज्जा हो गई। अम्मारा खान ने गुस्से से अपने सामने उसे झटकनाक भर की लड़की को देखा था, जो उनके पलट कर जवाब देती उनका मुंह बंद करवा चुकी थी। मुझे बहुत खुशी है आपी कि आपने अम्मारा ताई को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ज़ारा की चहकती आवाज़ पर उसने एक खामोश निगाह उस पर डाली थी। ऐसे नहीं बोलते ज़ारा, वो बड़ी हैं, कुछ भी कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लहजे में मुझे अपने लिए एक तौहीन महसूस हुई, जो शायद नज़रअंदाज करने मेरे लिए मुमकिन नहीं था। छोड़े इनको आपी, इनको इस हवेली के हर फ़र्द से मसला है। ज़ारा ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। हॉर्न की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर सामने देखा, जहां ब्लैक बचारो लॉन के दाईं तरफ राहदारी में आन खड़ी हुई थी। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस दावर खान सीट में चलता उन्हीं जानिब आ रहा था, जिसके साथ अहमर और साथ मुख्तलिफ फलों के शॉपर उठाए कदम उठा रहे थे। लाला, मेरे पसंदीदा आम। खुशी से उछलते उसने फ़ौरन ही साथ के हाथों से शॉपर झपट लिया था। आराम से चुड़ैल, क्यों हर जगह अपनी असलियत दिखाने लगती हो? शॉपर सामने मौजूद टेबल पर रखते हुए सब कुर्सियाँ संभाल चुके थे। अली ने फ़ौरन ही ज़ारा को टोका, जो आमों पर हमलावर हो चुकी थी। मायसा ने सर पर रखे दुपट्टे को गैर महसूस तरीके से ठीक किया, जो किसी ने अकाबी निगाहों से मनफी नहीं रह सका था। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखा करो। अहमर की मौजूदगी में खाइफ होती वो धीमी आवाज़ में बोली थी, जबकि अहमर एक संजीदा नज़र उस पर डालता अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया था। तुम बताओ मायसा, कैसी हो? यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं? साथ ने मायसा से पूछा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भाई, और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज़ारा मेरा बहुत ख्याल रखती है। मायसा की तारीफ़ पर ज़ारा ने गर्दन अकड़ाकर सबको देखा था, जबकि अहमद उसके अंदाज पर मुस्कुराहट दबा गया था। अम्मी को तुम याद आती थी, इनका बस नहीं चलता था कि तुम्हें 3 माह पहले ही बुला लें, लेकिन तुम्हारी जॉब की वजह से सब्र करती रही हैं। जी अभी छुट्टियां हैं, मायसा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। किस स्कूल में पढ़ा रही हो? साथ ने एक और सवाल किया था। मोंटेसरी, मायसा ने हैरत से
सामने बैठे दावर खान को देखा, जो उसके बोलने से पहले ही साथ को जवाब दे चुका था और अब एक आम को हाथ में पकड़े उस पर से मिट्टी साफ कर रहा था। लाला, आप आलू बुखारे कब लाएंगे? ज़ारा ने सारे शपरों को एक नज़र देखते हुए दावर से कहा था। बच्चे, अभी वो पके नहीं हैं, जैसे ही पक जाएंगे बाग से सीधा यहीं तुम्हारे पास होंगे। फिरोज़ा गुल के शौहर के बहुत से फलों के बाग थे, जिनसे हर साल मौसमी फल हवेली लाए जाते थे। अच्छा हुआ मुझे तुम यहीं मिल गए। दावर बेटा, एक काम करो, मुझे और बच्चियों को बाजार ले चलो। शादी में कम वक्त रह गया है और अभी बहुत सामान लेना बाकी है। सानिया खान ने लॉन में आते साथ ही दावर को बाजार चलने का कहा था, जो ताबेदारी से सर हिलाता हुआ टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर जेब में डाल दी। साथ तुम फौरन उठो और जाकर मोरे जान से मिल लो। उनसे जेवरात लेकर सोनार को पॉलिश के लिए दे आओ। साथ हुक्म सुनते ही थक कर कुर्सी के पुर से सर टिका गया था। उसके ऐसे हालात पर सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट छा गई थी। क्या शादी करना बहुत मुश्किल काम है? अहमद ने ताज्जुब से साथ को देखा, जिसकी आंखें नींद की कमी से बोझल हो रही थीं। शादी करना मुश्किल नहीं अगर वो सुन्नत के तरीके से की जाए, लेकिन हमारे यहाँ समाजी दबाव ने हमें हमारे दीन से बहुत दूर कर दिया है। आज नौजवान नस्ल के लिए गुनाह करना आसान और नेकी करना मुश्किल है। खूबसूरत लबो लहजे में बोलते उसने सामने देखा, जहाँ वो टिकटिकी बांधे उसी को देखने में महू थी। नज़रों के ज़बरदस्त तसादम पर उसने फ़ौरन ही नज़र झुका दी थी। काश आगा जान आज भी जिंदा होते। मतलब अहमद के बेवक्त बात पर सब हम आवाज़ बोले थे। जैसे दावर और मायसा का निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ है, वैसे हमारा भी हो जाता। एक नज़र ज़ारा को देखते वो जाज़बियत से गोया हुआ, जबकि सबकी मौजूदगी में दावर खान के साथ उसके नाम का हवाला उसे लम्हों में सुर्ख कर गया था। अहमद से होती सबकी नज़रें इन दोनों पर गईं, जहां मायसा सुर्ख और दावर बेपरवाह दिखाई दे रहा था। अहमद के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसके किसी किस्म का मजाक कर सके। लड़कों, उठो भाई, कितने सुस्त हो सब। बैग संभालती वो अंदरूनी दरवाजे से बाहर आई थी और सब फुर्ती से हरकत में आते मुख्तलिफ कामों में लग गए थे। ब्राइडल कपड़ों से भरे बुटीक में दाखिल होते साथ ही ख़वातीन मुख्तलिफ मलबूसात की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जिन पर खूबसूरत नगीनों से लेकर बेशकीमत पत्थरों का काम हुआ था। इन तीनों के पीछे कदम लेते दावर खान को देखते सब ने एक लम्हा काम रोक कर उसे देखा, जो अपनी शानदार शख्सियत के साथ हमेशा की तरह बेपरवाह दिखाई दे रहा था। मायसा, अपने लिए कपड़े पसंद कर लो, तब तक मैं अरीबा के लिए कपड़े ले लूँ। मायसा को हिदायत देती सानिया खान ज़ारा को हमराह आगे बढ़ गई थी, जो बार बार आंखें बड़ी के इश्तियाक से अपने लिए कपड़े देख रही थी। अरीबा के कपड़ों की फिक्र यहाँ सिर्फ उसकी होने वाली सास को ही थी। अच्छा है, ले लो। सफ़ेद फ्रॉक जिस पर सुर्ख नगीनों का काम हुआ था अपने साथ लगाते वो आईने में उभरते अपने अक्स को देख रही थी, जो अब कुछ मुकम्मल और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बाजू सीने पर लपेटे वो आंखों में सताइश लिए उसे ही देख रहा था, जो सफ़ेद लिबास को खुद से लगाए परस्तान से आई हुई परी लग रही थी। मुझे लेना होगा तो ले लूँगी, आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। कपड़े खुद से हटाते वो आईने के सामने से हट गई। लोग दावर खान के एक मशवरे के लिए तड़पते हैं मोहतरमा। उसके पलटने पर वो एक कदम उसके करीब हो गया था। तड़पते होंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं। दावर ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा, जो मुकाबिल को दो टूक जवाब देती साथ साथ चोर नज़रों से बार बार इर्द गिर्द देख रही थी, जहाँ लोग अपने अपने कामों की तरफ मुतवज्जह थे। मैंने तो चच्ची से सुना था कि उनकी भांजी खासी खामोश तब में है, लेकिन जुमला अधूरा छोड़ते उसके देखा जो बात का मतलब समझ गई थी। वो ज़माने गुजर गए हैं जहां औरत अपने ऊपर हुए जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैं आज की औरत हूँ, मुझसे किसी किस्म की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। एक ही सांस में सारा जुमला मुकम्मल करते मुकाबिल को देखा, जिसके लबों को कोने पर मुस्कुराहट सज रही थी। मायसा उसकी मुस्कुराहट देखती मज़ीद तेश में आ गई। उसके नज़दीक सामने खड़ा मर्द को समझना बहुत मुश्किल है। कभी लगता है कि वो उसकी परवाह करता है और कभी बेपरवाही दिखाई देता है। ऐसे कौन से जुल्म हुए हैं आप पर खानम? सर झुकाते वो सीधा उसकी आंखों में झांकने लगा था, जो इतनी सी कुर्बत में ही एकदम सुर्ख हो गई थी। धड़कते दिल को संभालना, डट कर उसकी आंखों में देखना, भूरी आंखों का सुरमई आंखों से तसादम बड़ा ही जोरदार था। आपको खेल खेलने में मज़ा आता है दावर? उसकी आंखों में डूबते शिकवे दावर को कश्मकश की कैफियत में मुब्तला कर गए थे। मैं खेल क्यों खेलूंगा खानम? वो उल्टा उसे सवाल कर रहा था। शायद इसीलिए कि आप चाहते हैं कि मायसा पूरी ज़िंदगी एक बेनाम मंजिल के मुसाफिर रहे। दावर ने उसकी भूरी आंखों में देखा, जिनके किनारे नम हो रहे थे। वो यहाँ थी, उसके नाम से थी, लेकिन क्यों वो फिर भी वो दस्तरस से बहुत दूर मालूम हो रही थी। ज़ारा की पुकार पर वो नज़रों का जाविया बदलती सामने निगाह गलत डाले कपड़े उठाए ज़ारा की तरफ बढ़ गई थी।
तुम आ रही हो ना हिबा? अम्मारा बेगम फ़ोन कान से लगाए हुए अपने कमरे में अपनी भांजी से मोहे गुफ्तगू थीं, जो अपने घर वालों को हमरा इस्लामाबाद में मुकीम थी। जी खाला, मैं कोशिश करूँगी। हिबा के जवाब पर फ़ौरन से बशतर गोया हुई थी। सिर्फ कोशिश नहीं करनी है, तुमने यहाँ आना भी है। मैं किसी सूरत सानिया और उसकी भांजी को जीतने नहीं दूंगी। लहजे में सानिया खान के लिए हसद व नफरत जैसे जज्बात छिपे थे। 2-3 बातें करने के बाद उन्होंने राब्ता मुंतकी कर दिया था। जहन में नई चाल बुनते उन्होंने पलट कर देखा, जहाँ दरवाजे पर अमीन खान तासुब भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। लम्हे में अपने तासुरात पर काबू पाती वो कमरे से बाहर निकल गई थी। बताओ साद खान, इनमें से कौन सा जेवर अपनी बीवी को देना चाहोगे? इस वक्त मोरे के कमरे में दावर खान को छोड़कर बाकी यंग जनरेशन विराजमान थी, जिनमें लड़के मोरे की जेवरात पर नजरें जमाए अपनी अपनी होने वाली बीवियों के लिए पसंद कर रहे थे। ज़ारा खान गुस्से से लाल पीली होती उन सबको घूर रही थी, जो उसकी चीज़ों पर बकौल उसके नियत लगाए बैठे थे। मेरे बस में हुआ तो अपना सब कुछ उसे ही दे दूं। चारों नफूस ने अजीब नज़रों से उसे देखा, जो ख्वाबों की दुनिया बसाए अरीबा का हाथ थामे सफ़र कर रहा था। ख्वाबों से निकल आ मेरे भाई, कहीं ख्वाब पूरे होने से पहले ही नहीं टूट जाए। अहमद की बात पर साद ने कड़े तेवरियों से उसे घूरा था। तेरे मुंह में खाक, कमीने, अपनी बात बनती नहीं और यहाँ मेरी बनाई बात पर खराब करने पर तुला हुआ है। साथ लन तनानियाँ उतनते हुए उसने मुस्कुराहट दबाते सामने देखा, जहाँ मोरे की दाएं जानिब बेड पर बैठे वो हाथ में पकड़े कपड़ों को इश्तियाक से देख रही थी। चेहरे से पसंदीदगी साफ जाहिर थी। ये मैं रख रहा हूँ मोरे। उसके हाथों से कड़े लेते वो गोया हुआ था। क्यों, आप पहनेंगे? ज़ारा ने तबकर कहा था। अहमद का ऐसा हाथ से झपटना उसको खासा नागवार गुजरा था। नहीं, अपनी बीवी को पहनाऊंगा। ज़ारा को देखते खास जज्बे से कहा था उसने। आप जैसों को अपनी बेटी किसने देनी है? देने वाले देंगे और खुशी से देंगे। मोरे ने मुस्कुराकर दोनों को देखा, जहां एक तरफ मोहब्बत की आग में एक वजूद जलता जा रहा था और दूसरी तरफ एक को खबर भी ना थी। मेरी भी शादी करवाए मोरे। अहमद मोरे के कंधे से लगा जोर शोर से इल्तिजा कर रहा था। मोरे ने घूर कर, जबकि बाकी मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहे थे। आज के बच्चों में शर्म व हया बिल्कुल खत्म हो गई है। कैसे मुंह फाड़ कर खुद अपनी शादी की बात कर रहा है। मोरे की झड़कियों पर अहमद ने मुंह बसोरा। अंदर आते दावर खान ने सबको मुश्तरका सलाम किया था। कैसी हैं आप मोरे जान? तबीयत ठीक है आपकी? मोरे की पेशानी पर बोसा देते हुए उनके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। मैं ठीक हूँ मेरी जान, पर तुम मुझसे बहुत थके लग रहे हो। मोरे ने अपने खोबरू पोते को देखा था, जिसकी शख्सियत में पुलिस की वर्दी में 4 चांद लग जाते थे। मोरे के दरस्त अंदाज पर वो बेसाख्ता ही मुस्कुराया था। आपकी दुआओं के साए तले मैं हमेशा ठीक ही रहता हूँ। दरवाजे पर दस्तक पर सब ने गर्दन मोड़कर सामने देखा, जहाँ मायसा हाथ में चाय के कप लिए हुए खड़ी हुई थी। मायसा, तुम मेरे लिए इन सब की ही तरह हो। जैसे इनको अंदर आने के लिए कभी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही तुम भी इस तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोरे की मोहब्बत पर बेसाख्ता ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। एक बगैर चीनी वाली चाय का कप उठाते उन्हें पकड़ाते वो बारी बारी सबको चाय देने लगी थी। जियो मेरी बहना, सच में इस वक्त इसकी बहुत तलब थी। साथ के नारे पर सब ने खुश व खरोश से सर हिलाया था, जबकि एक वजूद हाथ की मुट्ठी होठों पर जमाए हुए बड़ी तवज्जो से सामने नारंगी रंग के सूट में मलबूस मायसा पर नजर जमाए हुए था। आपकी चाय? प्याली उसके सामने करते वो हल्का सा झुकी थी। कुछ आवारा लटे दुपट्टे से बाहर चेहरे के गिर्द तवाफ कर रही थी। आंखों पर उठाए वो महवियत से उसे देख रहा था। हाथ आगे करते उसने प्याली पकड़ ली। उंगलियां हल्की सी उसके हाथ से मिस हुई थी। चेहरा लम्हों में गुलाबी हो गया था। चाय सबको देती वो सानिया खान का बहाना करती धड़कते दिल को संभालती कमरे से निकल गई। इस इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी बड़े काम का आदमी थे। मिसरे को तोड़ मरोड़ कर अपनी पसंद में ढालते साद ने कहका लगाया। तंवर ने एक नज़र उसे घूरते प्याली को लबों से लगा लिया। तुम यहाँ अचानक से? उनसे आने से पहले इत्तला भी नहीं दी। शाम को खान विला में हिबा खान की आमद हुई थी, जो सफ़ेद व लाल रंग का कुर्ता शलवार पे दुपट्टा गले में डाले अपने खाला के साथ सोफे पर विराजमान बातों में मसरूफ़ थी। मोरे, जब सबके रिश्तेदार यहाँ आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? मोरे ने नागवार नज़रों से अम्मारा खान को देखा, जिन्हें हर मौके पर बेमायने बात करने की आदत सी हो गई थी। हर बात को गलत रुख मत दिया करो अम्मारा। हमारे घर में कोई अपना कोई गैर नहीं है। यहाँ आए लोग सब इज्जत व तकरीम के हकदार हैं। अम्मारा खान ने सर झटका और सास को जवाब दिए बगैर ही भांजी की तरफ मतवज्जह हो गईं, जिसकी नज़रें पूरे घर में किसी की तलाश में थीं। दावर को ढूंढ रही हो? जाओ, वो अपने कमरे में है। जूस का ग्लास टेबल पर वो रखते हुए बैग उठाते गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई थी। अम्मारा खान ने अपने बेटे के लिए हिबा की बहन जुनैरा को पसंद कर रखा था, जिसके बारे में अहमद अभी तक अनजान था। अम्मारा खान आंखों में फतह की चमक लिए अपने मकसद को पूरा होता देख रही थी। हर वक्त यहाँ क्यों खड़ी रहती हैं आप?
ज़ारा ने थक कर बेड ग्राउंड से टेक लगाते मायसा से पूछा था, जो खिड़की के बाहर नजर आते मनाजर में खोई हुई थी। ऊंचे लंबे पहाड़ों से चारों जानिब से घिरा हुआ था। ये मनाजर बहुत खूबसूरत हैं। कुदरत के ये हसीन मनाजर मुझे हमेशा मबहूत कर देते हैं। वो एक जज्ब से गोया हुई थी। अगर ऐसी बात है तो आए, मैं आपको इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह दिखाऊं। बेड से खुशी में उठते हुए वो ज़बरदस्ती मायसा को हाथ पकड़कर स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी। मायसा के मना करने के बावजूद वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ सोफे पर आमने सामने बैठे वो खुशगपी में मसरूफ़ थे। कैसी हो ज़ारा? हिबा ने दरवाजे के पास इस्ताज़ा ज़ारा को देखते हुए पूछा था, जबकि नज़रें अब साथ खड़ी मायसा खान पर भी थीं। मैं ठीक हूँ, लठ मार जवाब देती उसने आगे से उसकी खैरियत दरियाफ्त करना ज़रूरी नहीं समझा था। ज़ारा को शुरू से ही अमारा खान और उनका ख़ानदान पसंद नहीं था। वो लोग भी ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। बस एक हिबा थी जो एक नामवार वकील थी और अक्सर दावर के हमराह मुख्तलिफ केस पर काम करती थी। ये कौन है? हिबा ने मुस्कुराकर मायसा को देखा, जिसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन तासुरात थे। थोड़ी देर पहले वाली मुस्कुराहट कहीं खोसी गई थी। दावर की शख्सियत से वो कुछ वाकिफ हो गई थी और वो जानती थी कि दावर इतनी जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है। पर यहाँ का मनज़र तो कुछ और ही बयान कर रहा था। मैं मायसा खान हूँ, सानिया खान की भांजी। किसी के बोलने से पहले ही वो अपना तारुफ करवा चुकी थी। हिबा ने मुस्कुराकर उससे मुसाफा किया कि वो जो दोनों पर एक नज़र डालती खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। खैरियत थी ज़ारा? तुम दोनों यहाँ क्यों आई थी? कमरे से बाहर जाती मायसा को देखते हुए वो बोला था। वो मैं सोच रही थी आप हम दोनों को बाहर ले जाते। कितने दिन हो गए हैं आप ही को यहाँ आए, लेकिन वो अभी तक कहीं भी अच्छे से घूम नहीं सकी हैं। ज़ारा की बात पर वो पुरसोच नज़रों से राहदारी की जानिब देख रहा था, जहाँ से वो गुजर कर कहीं गायब ही हो चुकी थी। रहने दे लाला, हम फिर कभी चले जाएंगे। दावर की मसरूफियत का ख्याल करती नरमी से गोया हुई वो हिबा को देखे बगैर ही कमरे से बाहर निकल गई थी। पूरे लॉन में गहमा गहमी मची हुई थी। मुलाजमाएं तेज़ी से मुख्तलिफ लवाजमात टेबल को भरती जा रही थीं। नीले आसमान में कहीं हल्के हल्के काले बादल छा रहे थे। बारिश होने से पहले ही चाय के साथ मुख्तलिफ लवाजमात का इंतज़ाम कर दिया गया था। खान विला के तमाम ख़वातीन गोल दायरे की सूरत में कुर्सियों पर विराजमान चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थे। भाभी, आपने अपनी बहू के लिए शादी का जोड़ा पसंद कर लिया? रूमा खान ने सानिया खान से पूछा था। नहीं रूमा, वो हमारा वक्त था जब बड़ों की पसंद से शादी के जोड़े पसंद किए जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मैं तो चाहती हूँ कि शादी की हर चीज़ अरीबा की पसंद से हो, ताकि बाद में उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तमाम ख़वातीन ने उनकी बात पर तायदी अंदाज में सर हिलाया था, जबकि हमारा खान ने नापसंदीदा अंदाज में आंखें घुमाई थी। बड़ी अम्मी, अल्लाह आप जैसी सास हर किसी को दे। ज़ारा की दुआ पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई थी। तुम इतनी खामोश क्यों हो? तबीयत ठीक है? मोरे ने कब से खामोश बैठी मायसा को देखा था, जो चाय के कप को हाथ में लिए गहरी सोच में मुब्तला थी। नहीं मोरे जान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा सा सर में दर्द है, बुखार से महसूस हो रहा है। हल्की आवाज़ में वो गोया हुई, जबकि अम्मारा खान के सिवा बाकी सब ने फ़ौरन ही उसकी हालात को लेकर तशवीश का शिकार हो गए थे। मायसा, जाओ बच्चे, तुम आराम करो, मैं दवा लाती हूँ तुम्हारे लिए। दवा लेकर कुछ देर के लिए सो जाना। सानिया खान की हिदायत पर उसने फ़कत सर हिला दिया था। गाड़ी के टायर की चरचराहट पर उसने सर दाएं जानिब घुमाया, जहाँ सिया पराडों से दावर और हिबा निकलकर उसी की तरफ आ रहे थे। सबको नरमी से सलाम करते, मोरे की पेशानी पर बोसा देते वो वहीं मौजूद खाली कुर्सी संभाल चुका था। अम्मारा खान हिबा के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई थी। खाला, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, हल्की सी आवाज़ में कहते वो खामोशी से कुर्सी की उठ गई थी। दावर की निगाहों ने ओझल होने तक उसका पीछा किया था। वो सुबह से उसकी बेतवज्जी नोट कर रहा था। सुबह से खोई खोई सी कैफियत में वो बौलाई हुई पूरे घर में घूम रही थी। देखो ना, बेचारी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। मोरे के बताने पर वो भी कुछ परेशान सा हो गया था। खैरियत, क्या हुआ है? बहुत आम लहजे में दरियाफ्त किया गया। आप ही को बुखार है। ज़ारा के बताने पर उसने फ़कत सर हिलाया था। मोरे जांचती नज़रों से उसे देख रही थी। खाना खाओगे दावर? लगवाऊँ अभी? सानिया खान को देखते उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं चच्ची, मैं खाना खा चुका हूँ, कुछ देर आराम करूँगा बस। अपने मखसूस नरम लहजे में गोया होते हुए वो उठकर अंदर चला गया था। बाहर बारिश ज़ोर शोर से बरसती गर्मी की शिद्दत को कम कर रही थी। खान विला के हॉल में बैठे सब यंग जनरेशन खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इतनी में ज़ारा मायसा का हाथ पकड़े उसे भी खींचकर सबके बीच ले आई थी। तबीयत कैसी है अब मायसा? साथ के पूछने पर उसने सर उठाया था। इसके सुर्ख डोरों वाली आंखें दावर को बेचैन सा कर गई थी, लेकिन खुद को संभालते वो हिबा के साथ साथ केस डिस्कस कर रहा था। अल्लाह का करम से अब काफ़ी बेहतर हूँ। धीरे से बोलते हुए उसने नज़र दावर की तरफ उठाई, जो हिबा से मुहे गुफ्तगू था। मायसा ने बामुश्किल नज़रों का जाविया बदल दिया। साथ तुम्हारी शादी में तो बहुत मज़ा आने वाला है। हिबा की चहकती आवाज़ पर ज़ारा ने नखोद से मुँह बसोरा था। क्या मतलब, आप शादी तक यहीं हैं?
अगर दावर मुझे रोकेगा तो ज़रूर रुक जाऊंगी। ज़ारा के सवाल पर वो फ़ौरन ही दावर की तरफ पलटी थी। हम सबको खुशी होगी अगर तुम रुकोगी। दावर ने मुस्कुराकर देखा, जबकि मायसा को उसके मुस्कुराता चेहरा देखते आंखों में जलन महसूस होने लगी थी। बिया कूल डाउन, दफ़ा हो जाओ तुम। अहमद के बाल खींचने पर ज़ारा ज़ोर से चीखी थी। तहवर जमा मोबाइल तहवर, तुम मेरे मोबाइल में क्यों झांक रही हो? अहमद ने घूर कर उसे देखा था। ज़खोरीम सता दरंदा जमादा, बहन हूँ तुम्हारी, फ़र्ज़ बनता है मेरा। अहमद खान मुस्कुराती नज़रों से सामने मौजूद जासूस को देखा, जो घर की इकलौती बेटी होने का खूब फ़ायदा उठाती थी। सब लड़कों की हरकत व सिकनात पर नज़र रखना, उसकी रिपोर्ट मोरे को देना उसका पसंदीदा मशगला था। अभी अभी दोनों मादरी ज़बान में लड़ते एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। बस मज़ीद आवाज़ ना आए तुम दोनों की। दावर की एक गरजती आवाज़ पर दोनों तीर की तरह सीधे हो गए थे। अहमद, ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? दावर ने उसको लताड़ा था। लाला, ये बिल्ली हमेशा मेरी चीज़ों पर नज़र रखती है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए होती है। अहमद को दर हकीकत अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल था। अच्छा, तो ज़रा अपनी प्राइवेसी का नाम तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारी प्राइवेसी का? मीना जीना या रीना? अहमद ने घूर कर उसे देखा था, जो आज उसके सारे राजों से पर्दा उठाने वाली थी। दावर, अहमद और साद ने बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाई थी। आप ही देख रही हैं आप इसे? अहमद ने फ़ौरन ही शिकायती अंदाज में मायसा को पुकारा था, जो होक बनी दोनों के माबीन चलती लड़ाई को देख रही थी। पर तुम दोनों लड़ किस बात पर रही हो? हॉल में मौजूद तमाम हाजरीन ने आंखें फैलाए हुए मायसा को देखा, जो मामला समझने की कोशिश कर रही हो। आपको पश्तो नहीं आती? अहमद ने आईब्रो झुकाते हुए सवाली नज़रों से देखा था। नहीं। मायसा को सब की खुद पर उठी नज़रें शर्मिंदा कर गई थी। तुम्हें सच में अपनी मादरी ज़बान नहीं आती? साथ ने हैरत से देखा था, जो खामखा ही शर्मिंदा हो गई थी। निदा खान के मायके में माँ बाप और बहन के सिवा कोई न था। वालिदैन की वफ़ात के बाद मायके की हुदूद महज सानिया खान के ससुराल तक ही रह गई थी। मायसा के वालिद का काम के सिलसिले में कुवैत में क़याम पज़ीर थे। दादा दादी के ज़ेर परवरिश बच्चों ने सिर्फ उर्दू ज़बान ही बोली थी। पश्तो ज़बान का तसव्वुर मायसा और उमर को कभी याद ही नहीं गया। ऐसे में आज सबके सामने उसे मादरी ज़बान का ना आना उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर गया था। गालों पर बिखरती लाली किसी ने भी बड़ी दिलचस्पी से देखी थी। सताहर कदा, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, हिबा ने मुस्कुराकर दावर से कहा था, जिसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई। मायसा को आंखों में जलन का एहसास बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसकी नज़रों में दोनों मुस्कुराकर यकीनन उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाथों को मुट्ठी की सूरत में बंद करते वो अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाने की कोशिश कर रही थी। आंखों के गोशे खुद ब खुद ही नम हो रहे थे। दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने घर अपनी माँ के पास चली जाए, लेकिन शायद मुश्किल मरहले काटने अभी बाकी थे। तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मोरे की आवाज़ पर सब सीधे होकर बैठ गए थे। साद खान, तुमने सुबह अपने ससुराल भी जाना है, फिर किसी खुशी में अभी यहाँ महफिल जमाए बैठे हो? मोरे के डांट पर साद सर को जाता हुआ फ़ौरन कमरे की तरफ दौड़ा था। बाकी सब भी अपने अपनी नशिस्तें छोड़ चुके थे। दावर, जाओ बेटा, तुम भी आराम करो। मोरे के लहजे में दुनिया जहान की मोहब्बत समोई हुई थी, क्योंकि सामने भी उनका पसंदीदा पोता मौजूद था। मैं और हिबा एक ज़रूरी केस पर काम कर रहे हैं मोरे जान, काम ख़त्म होते ही मैं सोने चला जाऊँगा। जीने चढ़ती मायसा ने पलटकर दावर खान को देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर वाली मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। वो अब पूरी संजीदगी से अपने काम की तरफ मुतवज्जह था। वहाँ सब कैसे हैं? तुम्हें कोई मसला तो नहीं हुआ? फ़ोन को कान से लगाए वो बेड पे की पायती से टेक लगाए निदा खान से महज गुफ्तगू थी। जी अम्मी, यहाँ सब ठीक हैं। नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। खाला के साथ मोरे और ज़ारा भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। निदा खान को कुछ सुकून हुआ। और अम्मारा, उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? उन्होंने फ़ौरन ही अम्मारा खान के बाबत पूछना याद आया था। वो अजीब है अम्मी, उनके लहजे और आंखों में मुझे अजीब से तासुरात दिखाई देते हैं। जब बोलती हैं तो लबों से तंज़ व हिकारत की कोई और दूसरा जज्बा अदा ही नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता है कि वो ऐसी क्यों है। बगैर लुटी पिटी के उसने हर बात अम्मा को बता दी थी। इसकी आदत शुरू दिन से ही ऐसी है। सानिया से हसद करती है। वो तबरेज़ से अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मोरे को सानिया पसंद आ गई थी। बस उस दिन से उसे सानिया समेत उसके पूरे मायके से मसला हो गया था। मायसा बस खामोशी से सुन रही थी। कहने को कुछ था ही नहीं। वो कभी ऐसे माहौल में बड़ी नहीं हुई थी जहाँ अपने ही अपनों से हसद करते हों या जहाँ अपने ही अपनों को नफ़रत की निगाह से देखते हों। ये सब चीज़ें उसे अजीब कश्मकश में मुब्तला कर रही थी। तुम्हारे बाबा का फ़ोन आया था, मुझसे काफ़ी नाराज़ थे। उनका कहना है कि तुम्हें वहाँ भेजना सरासर हिमाकत थी। निदा खान शौहर के गुस्से से खायफ थी।
कुछ हफ्तों की बात है अम्मी, फिर शादी शुरू हो जाएगी और मैं आ जाऊंगी, ये शहर छोड़कर वापस अपनों के पास आ जाऊंगी। मायसा की बात पर निदा कुछ परेशान हुई। क्या हुआ मायसा, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? दरवाजे की दस्तक पर उसने बेसाख्ता ही सामने दीवार पर नस्ब घड़ी को देखा जो एक का हंजा पार कर चुकी थी। अम्मी, दरवाजे पर कोई है, शायद ज़ारा हो। मैं आपसे कल बात करूंगी, ख्याल रखिएगा अपना और उमर का। राब्ता मुंतकी करते जूतों के पाँव में रास्ते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने हैरान नज़रों से सामने पुलिस की वर्दी में मलबूस दावर खान को देखा, जिसके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक नरम मुस्कुराहट भी थी। आप इस वक्त? रात के इस पहर दावर का इसके दरवाजे पर आना उसे परेशान कर गया। वो मुझे बैंडेज करवानी थी। हैरान नज़रों से उसे देखते नज़रें बेसाख्ता ही दावर के बाजू पर पड़ी, जहाँ से शर्ट की स्लीव को फोल्ड करके ऊपर किया गया था और की गई पट्टी से सुर्ख खून के धब्बे झांक रहे थे। सदमे की कैफियत में उसने दावर को देखा, जिसके चेहरे पर अब साथ साथ दर्द के तासुरात भी महसूस हो रहे थे। पर मुझे तो पट्टी करनी नहीं आती। नज़रें हुनूस सुर्ख होती पट्टी पर थीं। ज़ारा की ज़ुबानी वो दावर की जॉब के हवाले से अक्सर किस्से सुन चुकी थी, जिनमें सर फहरिस्त यही बात थी कि जब भी किसी ऑपरेशन के बाद वो ज़ख्मी घर आता, मोरे पूरी रात उसके सरहाने बैठे गुजार देती थी। सबके नज़दीक की नौकरी ख़तरे से खाली नहीं थी। मौत का डर हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था, लेकिन दावर खान जैसे लोगों के लिए ये महज एक नौकरी नहीं, एक जुनून था। वो जुनून जिसकी तकमील रूह को सैराब करती थी। मैं जैसे बताऊंगा बस वैसे ही करना। मेरे लिए बाएं हाथ से करना मुश्किल है। फ़कत सर हिलाती वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे चलने लगी, जो सीढ़ियों से उतरता हुआ मोरे के पोर्शन में कदम रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मायसा की नज़र हुनूस उसके बाजू पर थी। दिल उसकी तकलीफ़ में अजीब अंदाज में जकड़ा हुआ था। दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर मायसा के हवाले किया, जो सोफे पर बैठी सामने खड़े दावर को देख रही थी, जिसने सियाह शर्ट की बटन खोलते खुद को उसकी कैद से आज़ाद कर दिया। इस वक्त दावर खान का सिया बनियान और खाकी पैंट में मलबूस था, जबकि मायसा के लिए उसे इस वक्त सामने नस्ब फूलों से लबरेज पेंटिंग देखने में ज़्यादा दिलचस्पी मालूम हो रही थी। मुस्कुराहट दबाते हुए वो भी सोफे पर टिक गया। पहले पट्टी खोलो और जगह को अच्छे से रुई से साफ़ कर दो। दावर की हिदायत पर अमल करती वो आहिस्ता आहिस्ता जगह को साफ़ करके कुछ ही देर में दोबारा पट्टी बांध रही थी। तवज्जो पूरी तरह अपने काम की जानिब थी। दावर खान आंखों में मोहब्बत के दीप लिए उसे ही देख रहा था। पीले रंग के कपड़ों में खिली खिली बहुत खूबसूरत लग रही थी ज़मज़रगी। मायसा ने आंख उठाकर उसे देखा, फिर एक नज़र अपने कपड़ों को देखा। आप कितने बदतमीज़ हैं। घूर कर देखती वो फ़ौरन ही पीछे हुई थी। क्यों, क्या हुआ? दावर ने ताज्जुब से देखा, जो अब गुस्से से उसे घूर रही थी। आप मुझे जर्दा कह रहे हैं? क्या मैं आपको जर्दा लगती हूँ? गुस्से से नाक सुर्ख हो गई थी। उसने अपनी अकल के मुताबिक दावर के अल्फाज को जर्दे से तशबीह दी थी। मैंने तुम्हें जर्दा कब बोला? दावर की हैरानगी हुनूस कायम थी। वो तो इतनी मोहब्बत से उसे पुकार रहा था, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। अभी तो बोला है। गुस्से से उसे देखते हुए मुंह मोड़ गई थी। कुछ तौक़ुफ़ के बाद समझ आने पर दावर के हलक से छत फाड़ कहका निकला, जिसे सुनते वो मज़ीद इश्तियालामेज़ हो गई। तुम्हें थोड़ी सी पश्तो सीख लेनी चाहिए थी। बामुश्किल कहके को जब्त करते वो गोया हुआ, जबकि मायसा अब नाराज़ सी उसे और प्यारी लग रही थी। मायसा ने घूर कर उसे देखा, जो अब उसके पुश्तो ना आने पर तासुब से देख रही थी। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आइंदा आपका कोई काम नहीं करूँगी। इशारा उसकी पट्टी की तरफ था। तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? वो दूबदू बोला था। आपकी मदद के लिए तो सब लोग मौजूद हैं, उनसे करवाइएगा। मुँह के जाविये बिगाड़ते हुए वो गोया हुई थी। उसके खुद पता नहीं था कि जिस शख्स की बेइतनाई का जिक्र कर वो अपनी माँ से करने वाली थी, अभी उसी शख्स के साथ बैठी बगैर किसी झिझक के महज गुफ्तगू थी। सब लोग मेरी बीवी नहीं हैं जिनसे मैं अपने काम करवाता फिरूं। गंभीर लहजे में बोलते वो उसकी आंखों में झांकने लगा था, जो एकटक बगैर पलके झपकाए उसे ही देख रही थी। ये अतराफ कानों व दिल को कितना भला महसूस हो रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन तुम्हें मैंने पहली बार देखा था। माजी के औराक पलटे वो दोनों सुनहरी यादों में खो गए। तुम थकती नहीं हो झूला झूलते? पाँव की मदद से झूला झूलती मायसा ने पलट कर अपने सामने खड़े 17 साल के दावर खान को देखा था, जो चेहरे पर संजीदगी सजाए सुरमई आंखों से उसे ही घूर रहा था। झूला झूलने से कौन थकता है? मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आता है, वो बेपरवाही से बोली थी। कितने फिजूल शौक हैं तुम लड़कियों के। मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए वो उसके साथ मौजूद खाली जगह पर बैठ गया था, जबकि मायसा बुरा माने बगैर हुनूस मुस्कुराते हुए उससे बातों में मशगूल हो गई। तुम अपनी दादी दादा के साथ रहते हो?
मायसा ने गर्दन मोड़कर उससे सवाल किया था, जो सफ़ेद कमीज़ शलवार में मलबूस, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने थका थका सा मालूम हो रहा था। उसके सवाल पर दावर ने फ़कत हुंकार भरी, तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं? उसने एक और सवाल पूछा। दावर से बात करना उसे अच्छा लग रहा था। वो नहीं है। आसमान की तरफ देखते वो आहिस्ते से गोया हुआ। क्यों, कहाँ गए हैं? दावर ने गर्दन मोड़कर जब्त से सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। पीली रंग की फ्रॉक पहने, बालों को 2 चोटी बनाए उसे ही देख रही थी। वो जिंदा नहीं है। हल्की आवाज़ में गोया होते हुए वो सर झुका गया था। आंखों के गोशों की नमी पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए रुखसारों पर गिरा, जिसमें एक नर्म गर्म लम्स ने अपनी उंगलियों के पोरों पर चुन लिया था। तुम उदास मत हो। जब मेरी दादी अम्मी अल्लाह जी के पास गई थी तो मैं भी बहुत रोई थी, लेकिन फिर बाबा ने मुझे समझाया कि ये दूरी तो वक्ती है। मुझे बस इस टाइम में दादी अम्मी के लिए ढेरों दुआएं करनी है और अच्छे अच्छे काम करने हैं, ताकि हम जन्नत में फिर से दादी अम्मी से मिल सकें। तुम भी अपने मामा पापा के लिए दुआ करना और अच्छे अच्छे काम करना, ताकि तुम भी जन्नत में उनसे साथ रह सको। बगैर पलके झपकाए वो बगौर उसे देख रहा था, जिसकी भूरी आंखें अब चमक रही थीं। वो दोबारा झूला झूलने की कोशिश करने लगी। तुम बहुत मोटे हो। ता देर कोशिश करने के बाद भी वो दोनों को साथ में झूला झुलाने में नाकाम ठहरी थी। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें झूला देता हूँ। पीछे खड़े होकर झूले की रस्सी को दोनों एतराफ से पकड़ते हुए वो धीरे धीरे से उसे झूला झुला रहा था। शरारत से मुस्कुराते हुए उसने अचानक ही झूले की रफ्तार को तेज़ कर दिया। पूरे लॉन में मायसा की चीखें और दावर खान के कह कहे गूंज रहे थे। क्या देख रहे हैं हशमत? फिरोज़ा खानम की आवाज़ पर आगा हशमत ने पलट कर देखा, जहाँ वो दाखिली दरवाजे के पास ही खड़ी थीं। अपने पोते को देख रहा हूँ खानम, जिसके चेहरे पर पहली बार मैं किसी की वजह से मुस्कुराहट आई है। दोनों को देखते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, जहाँ दावर अब आराम से झूला झूला रहा था। क्या सोच रहे हैं हशमत? फिरोज़ा खानम ने उनकी गहरी सोच में मुब्तला पाया था। सोच रहा हूँ क्यों ना इस मुस्कुराहट को हमेशा के लिए अपने पोते के नाम कर दूँ। फिरोज़ा खानम ने शौहर को देखा, जो अचानक ही एक फ़ैसला ले चुके थे। मायसा के वालिदैन को मनाना आगा हशमत के लिए मुश्किल काम ना था। बस सब उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। और बस एक शाम 12 साल की मायसा को सुर्ख ओढ़नी ओढ़ाए जब दावर खान के हमरा बैठाया गया, उस दिन दोनों के माबेन रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया था। वैसे इस वक्त और आज में एक चीज़ मुश्तरका है। मायसा ने उसे देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि क्या दोनों माजी से हाल में लौट आए थे। तुम पर पीला रंग बहुत जचता है। मुकाबिल की गंभीर लहजे में कही गई बात पर उसकी पलकें रुखसार को चूमती हुई उनका गाल गुलाल बढ़ा गई थी। दावर ने सोफे के पुश्त पर बाजू फैलाते हुए दिलचस्पी से सामने कोज़ो कज़ाह के बिखरे रंगों को देखा। मुझे अब चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। वक्त का अदारा करते हुए वो फ़ौरन ही बेशतर माहौल में छाए फुस्सों को तोड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि पीछे मौजूद महज ठंडी आ भरकर रह गया था। अल्लाह ताला खैर से बस ये शादी ख़त्म हो जाए तो मैं बिल्कुल ठीक थक गई हूँ। उसकी शॉपिंग के चक्कर में ज़ारा की दुहाइयाँ आसमान छू रही थी। मेरे खुद पाँव सूज गए हैं चल चल कर। बस खुदा खैर से शादी के दिन लाए। साद ने सदमे की कैफियत के ज़ेर नज़र माँ को देखा था, जो ज़ारा से बातें करती हुई अंदर हॉल से जाने बढ़ गई थी और पीछे सादबा मुश्किल शॉपिंग बैग संभाल रहा था। ये कुछ बैग मुझे दे दें भाई। साद ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उसे देखा था। जीती रहो मेरी बहन, खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हारे उल्लू शौहर को अकल से नवाजे। साद ने आसमान की तरफ मुंह करते हुए दुआ दी थी, जबकि दावर के नाम पर ही मायसा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई थी। वो दूर अपनी बालकनी में खड़ी अमारा खान ने किना दौड़ नज़रों से उसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट को देखा था। तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ क्या है? किचन में मौजूद टेबल पर आमने सामने कुर्सियाँ संभाले वो दोनों महे गुफ्तगू थीं। जहाँ ज़ारा के चेहरे पर झुंझलाहट और बेजारी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि मायसा अपनी तय उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। आपको इस रिश्ते में एक भी अच्छाई नज़र आ रही है? ज़ारा ने उल्टा सवाल कर दिया था। मुझे तो हर तरफ सिर्फ अच्छाई ही नज़र आ रही है, लेकिन शायद तुमने आंखों पर बेएतबारी की पट्टी बांध रखी है, जो तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करने दे रही। बात बेएतबारी की नहीं है आपी, बात मेरे जहन के सुकून की है। मैंने पूरी ज़िंदगी घर की औरतों को फैमिली पॉलिटिक्स में मसरूफ़ देखा है। अम्मारा चच्ची ने पूरी ज़िंदगी इस घर को मैदान जंग बनाए रखा है। मोरे ने बेटों को आपसी कदवात व रंजिशों से बचाने के लिए इन सब के पोर्शन अलग कर दिए, लेकिन इससे भी मसला कोई हल नहीं हुआ। घर के मर्द जब ऑफिस से थके हारे वापस आते तो उनकी बीवियों के पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त मौजूद होती थी। हम बच्चे से अम्मारा चच्ची के रवैये की कड़वाहट महसूस करते आए हैं, और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे हालात में अहमद खान से शादी कर लूं। ज़ारा ने तमाम बातें एक ही सांस में कहकर दिल के खदशात का इजहार कर दिया था। पर ज़ारा, तुम्हें शादी अहमद लाला से होनी है, इनकी अम्मी से नहीं।
एक नापसंदीदा बहू कभी एक पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उनके सर पर सास की नफ़रत की तलवार हर वक्त लटकती रहती है, जो कभी न कभी किसी भी वक्त उन्हें लहूलुहान कर सकती है। ज़ारा किसी सूरत रजामंदी देने को तैयार न थी। अहमद लाला अच्छे हैं ज़ारा, मायसा अपनी एक आखिरी कोशिश कर रही थी। वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो, मैं खुद को किसी की नफ़रत की भेंट नहीं चढ़ा सकती। मोरे से हतमी बात करने के लिए वो फ़ौरन ही किचन से बाहर निकल गई। पीछे मायसा गहरा सांस लेती ज़ारा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो थी। अमीन साहब, आपकी आंखों पर भाई की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक और तूक अपने गले में लटका लूँ। गुस्से से हलक फाड़क बोलते हुए वो अमीन खान के चेहरे पर नागवारी ले आई थी। आहिस्ता बोलो अमारा, तुम क्या तमीज़ व तहजीब से भूल गई हो? आज तक इस घर का हर फैसला मोरे जान ने किया है, आगे भी वही करेंगी। उनका लहजा किसी भी नरमी व गुंजाइश से आरी था। तो क्या आपकी मोरे के फैसले के चक्कर में मैं अपने बेटे को खुशियों को कुर्बान कर दूं? अमारा खान के मुंह से शोले निगल रहे थे। जिस बेटे के नाम पर तुमने इतना बवाल खड़ा किया है ना, पहले उससे तो उसकी मर्जी पूछ लो। अमीन साहब ने खामोश बैठे अहमद खान की तरफ इशारा किया, जो माँ बाप की लड़ाई को कब से सुन और बर्दाश्त कर रहा था। मेरे बेटे की भी वही पसंद है जो मेरी पसंद है। वो अपनी खाला की बेटी जुनैरा को ही अपना जीवन साथी बनाएगा। अम्मी, मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। अमारा खान ने फटी फटी आंखों से अहमद को देखा, जो अब सर उठाए हर बार बरहरास्त माँ की आंखों में देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में नज़र आता अक्स उनकी दुनिया में उधम मचाने के लिए काफ़ी था। उनके बेटे के हाथों अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी। तुम ये सब क्या कर रही हो? इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? बैग को साइड पर रखते हुए उसने मुस्कुराकर अपनी खाला के हाथ थामे थे, जिनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें वाज़ह थीं। उनकी मोहब्बत पर वो हमेशा निहाल हो जाती थी। जल्दी कहाँ है खाला जान? इतने दिन से यहाँ हूँ, अब तो वापसी जाना है ना? अमारा खान ने नफ़ी में सर हिलाया था। लेकिन हिबा, तुमने तो दावर से शादी करनी थी, फिर ऐसे कैसे कोई इक़दाम के बगैर तुम वापस जा रही हो? कमरे में हिबा का एक बेसाख्ता कहकहा गूंजा। माजी की बचकाना बातों पर बेसाख्ता ही एक मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा बन गई। इसमें हंसने की क्या बात है? उनके चेहरे पर नागवारी छा गई थी। ये बातें ज़िंदगी मौत का मसला थी। हंसो नहीं तो क्या करूँ खाला जान? आपको मेरे लड़कपन की एक फिजूल सी बात आज भी याद है? सोचती हूँ तो हंसी आती है कि कैसे मैं दावर की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन अब मेरी सोच और पसंद सब बदल चुकी है। पर मुझे लगा तुम यहाँ सिर्फ दावर को हासिल करने के लिए आई हो। अमारा खान के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। आपने क्या कभी उसकी आंखों में देखा है खाला? उसकी आंखों में मायसा का अक्स साफ दिखाई देता है। और मैं यहाँ दावर के लिए नहीं, बल्कि एक केस के सिलसिले में आई थी, जिसमें मैं और दावर दोनों मिलकर काम कर रहे थे। मेरा काम ख़त्म हो गया, सो मैं आज वापस जा रही हूँ। वो बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम ले रही थी। और दावर? अमारा खान को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। बार बार दावर के हवाले से बिल आखिर वो तब सी गई थी। खाला प्लीज़, आप बार बार दावर का जिक्र क्यों कर रही हैं? मुझे वो पसंद ज़रूर था, लेकिन वो पहले की बात थी। लेकिन अब मैं अपने लिए फ्यूचर पार्टनर की चूज़ कर चुकी हूँ। और वैसे भी दावर एक मैरिड मर्द है और मेरा कैलिबर अब इतना भी लो नहीं है कि मैं ख़ुद को शादीशुदा मर्द के पीछे ख्वार करूं और स्टार प्लस की विलन की तरह साजिशें करती रहूं। और आप भी इन चीज़ों को भूल जाएं और अहमद की शादी की तरफ तवज्जो दें। बेफिक्री से आंखें दबाते हुए वो हंसते मुस्कुराते अपना सामान पैक करने लगी। अमारा खान को अपने हाथ से हर चीज़ फिसलती हुई महसूस हो रही थी। वो तो चाहती थी कि इस घर में उनकी हुकूमत कायम हो सके, इसीलिए उन्होंने हमेशा इस घर में अपनी बहन की बेटियों को लाने का फैसला किया था, ताकि उनकी पलड़ा हमेशा भारी रहे। लेकिन आज उन्हें ख्यालों में बनाए गए महल की इमारत चूर चूर होती महसूस हो रही थी। हर चीज़ उनकी आंखों के सामने बिखरती जा रही थी। आखिर कब तक खुद को उसके बेमकसद जंग का हिस्सा बनाए रखोगे, जब तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचता? हाथों को बहम फिसाए वो पुरज़म लहजे में गोया हुआ था। सबके नज़दीक वो एक लाहासिल शय के पीछे ज़िंदगी के सुनहरे लम्हात ज़ाया कर रहा था, लेकिन उसके नज़दीक ज़िंदगी की हर खुशी की बुनियाद महज सिर्फ उसके मकसद के पीछे ही थी। शादी के बारे में क्या ख्याल है? मोरे ने संजीदा निगाहों से उसे देखा था। फ़िलहाल जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता है, मायसा को मुस्तकिल यहीं नहीं रख सकता। मालूम नहीं ये मसला हल भी होगा या नहीं, लेकिन मुझे अब मज़ीद ताकत नहीं है कि उस मासूम बच्ची की आंखों के ख्वाबों से नज़रें चुराती रहूं। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम साथ के वलीमे के दिन रुखसती करवा लो, या फिर मायसा को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लो। मोरे दो टूक लहजे में गोया हुई थी। मोरे जान, वो एहतजाजन चीख पड़ा था। फ़ैसला करो दावर खान। मोरे किसी सूरत नरम पड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं अभी शादी नहीं कर सकता, झुंझलाए लहजे में कहता वो सर हाथों में थाम गया था। दरवाजे के पार चाय के कप को संभाले उसके हाथ लम्हे को टिटके थे। आखिर कब तक दावर? कब तक तुम उस लड़की को अपने नाम पर बिठाए रखोगे?
मोरे ने ताज्जुब से लाडले पोते को देखा था जो जिंदगी के इतने अहम फैसले को ताखीर का शिकार किए हुए था। मोरे, आप समझने की कोशिश करें, मैं मायसा से इस वक्त शादी नहीं कर सकता। मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर हूँ, कुछ चीज़ें इस वक्त हर चीज़ से ज़्यादा अहम हैं। वो समझाते समझाते थक सा गया था। दरवाजे के पार खड़ी मायसा को अपना दिल दुख की गहराइयों में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर बैठा मर्द कितनी आसानी से बाकी चीज़ों को उस पर फौकियत दे रहा था। आंखों पर जमी नमी झाड़ते वो बगैर कुछ कहे सुने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कैसी तुम, कहीं तुम किसी और को तो पसंद नहीं करने लगे और महज मेरा दिल बहलाने के लिए शादी को मौखर कर रहे हो? मोरे के जांचती नज़रों पर वो फ़ौरन ही गड़बड़ा गया था। खुदारा ऐसी बातें ना करें, मेरी मनकूहा ने सुन लिया तो यहीं बैठे बैठे मुझ पर कर्फ्यू नाफिज कर देगी। तुम्हारी हरकतों पर होना तो ऐसा ही चाहिए। नफ़ी में सर हिलाती वो अब चुप हो गई थी। मोरे जान, आप जानती हैं मेरे लिए आपके बाद सिर्फ मायसा खान है जो अपनी सी लगती है। वो दिल की मसंद पर बैठी बड़ी शान से विराजमान है। मैं जानता हूँ आप जल्द अज जल्द रुखसती करवाना चाहती हैं और सच बताऊँ मैं खुद भी यही चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल केस की वजह से मैं मायसा को वो तवज्जो नहीं दे सकूँगा जिसकी वो हकदार है। लिहाजा फ़िलहाल आप साथ की शादी की तैयारियाँ करें और मेरे लिए दुआ करती रहें। मेरा रब तुम्हारी हामी व नासिर हो मेरी जान। समझा कर बिला आखिर थक कर वो उसकी बात मान गई थी। उसके माथे पर बोसा देती हुई वो सादिक दिल से दुआ गो हुई थी। खैरियत है मतीन? हम सबको यूं अचानक सुबह सवेरे यहाँ बुलाने की क्या मकसद है? तबरेज़ खान मोरे और घर के बाकी मर्दों के हमरा इस वक्त साद खान के होने वाले ससुराल में मौजूद थे, जहाँ सबके चेहरे पर इज़्तिराब था। वहीं अरीबा के वालिद का चेहरा गैज़ व गज़ब से सुर्ख हो रहा था। खैरियत ही नहीं है तबरेज़, खैरियत होती तो आज हम यूं जलील ना होते। साद ने नागवारी से मतीन खान को देखा जो उसके बाप के सामने ऊंची आवाज़ में गोया अपने गुस्से की नाराज़गी इज़हार कर रहे थे। मतीन, तहम्मुल से बताओ बात क्या है? मोरे पोते के चेहरे पर तनाव की कैफियत देख के फ़ौरन ही मामला संभालने की सही करने लगी थी। मैं क्या बताऊं आपको मोरे, ये सब तो आपका पोता आपकी बेहतर बताएगा, जिसने हमें पूरे ख़ानदान के सामने जलील करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ की तरफ इशारा करते हुए वो गरजदार आवाज़ में बोले थे, जबकि अरीबा दरवाजे के पीछे खड़ी कब से आंखों के बहते आंसू को बांधने की कोशिश कर रही थी। मतीन, बात बढ़ाओ मत और साफ बात करो। अब की बार अमीन साहब थोड़े सख्त लहजे में बोले थे। साफ बात सुनने चाहते हैं आप लोग? तो ये देखें। कुछ तस्वीरें और ख़त टेबल पर फेंकते वो सबके तासुरात देखने लगे, जहाँ सब साद और मायसा की तस्वीरें देख रहे थे। कुछ तस्वीरें किचन और कुछ लॉन में खींची गई थी। ये ख़त भी ज़रूर पढ़ें। मतीन खान के कहने पर ख़त अमीन खान ने उठाकर ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया था। आपका होने वाला दामाद हालिया दिनों में रावलपिंडी से आई अपनी खालाजाद में अपनी खासी दिलचस्पी ले रहा है, जिसका अंदाज़ा आपको तस्वीरों से बाखूबी हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की इज्जत सलामत रहे, आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, तो जल्द अज जल्द इन लोगों से अपना रिश्ता ख़त्म कर दें। कहीं ये ना हो कि आपकी बेटी पर सौतन लाने में उसके ससुराल वाले पेश हों। फ़कत आपका खैर ख्वाह, ये खैर ख्वाह इनकी चाची ही होंगी। ये देख लें आप, इसके बाद भी मैं तहम्मुल का मुजाहरा कर सकता हूँ। सब अपनी जगह सख्ती की कैफियत में बैठे थे। कौन था ये शख्स जिसने उनके घर के अंदर की तस्वीरों को गलत रुख देकर मतीन साहब के सामने पेश किया था? ये सब जैसा दिखाई गया था ऐसा कुछ नहीं है मतीन। अगले माह शादी है, लोगों की हज़रत निगाहें हैं हम लोगों के चारों तरफ से घेरे हुई हैं। ऐसे में ये किसने किया है ये मालूम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारे बच्चों के किरदारों में कोई खोट नहीं है और मायसा तो साथ की बहनों की तरह है, और जिसने भी ये हरकत की है वो एक पस्त जहन का हामिल इंसान है। मोरे ने बहुत ही स्वभाव से मामले को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन ये लड़की घर के दरवाजे पर मिली ये तस्वीरों को साथ खत उन्हें खासा परेशान कर गया था। घर में करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये आग आपके इर्द गिर्द मौजूद वो लोग लगाते हैं जिनकी ज़िंदगी आपसे हसद व कदावत में गुजर जाती है। अंकल, आप बार बार जिस लड़की का हवाला दे रहे हैं वो मेरी यारी दावर खान की बीवी है। मेरी बीवी के किरदार पर मुझे पूरा भरोसा है और सबसे ज़्यादा मुझे अपने भाई पर भरोसा है। वो कभी कोई नीच हरकत कर ही नहीं सकता। अब इन तस्वीरों में भी ये दोनों महज सिर्फ बात कर रहे हैं, जिसमें कोई जराह नहीं, लेकिन ये ख़त लिखने वाले शख्स ने तस्वीरों का रुख बदल दिया है। दावर ने मुंह से उस लड़की की बीवी होने का इंसाफ उनके तने हुए आसाब को ढीला कर गया था। अब जब आंखों से गुस्सा व शक की पट्टी उतरी तो उन्होंने ये महज दुश्मनी का साजिश ही लग रही थी। अगर सब वजाहतों के बाद भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो बता दीजिएगा, हम अगले माह बारात लेकर नहीं आएंगे।
कब से अपने और मायसा के बारे में फिजूल बातें सुनते साद खान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। दो टूक लहजे में गोया वो किसी पर भी एक नज़र डाले बगैर बाहर निकल गया। साद पोर्च में दाखिल होते हुए वो अपने नाम की पुकार पर ठहर गया। बगैर पलटे वो जान गया था कि पीछे कौन है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पलटते उसने दरवाजे के पास खड़ी अरीबा को देखा, जिसकी आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख हो रही थीं। गहरी सांस भरते वो हल्का फुल्का सा हो गया था। उसके होने वाली जीवन साथी को उस पर भरोसा था। इससे बड़ी नेमत उसके लिए और क्या हो सकती थी। क्या हुआ है अमीन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? खून आशाम नज़रों को खुद पर मरकूज पाकर उन्होंने थूक निकलता दिमाग में खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थीं। तो तुम शर्म आती है हमारा, ज़रा सी शर्म। अमीन खान के सख्त लहजे पर उन्होंने अपने माथे पर पसीने के कतरे महसूस होने लगे थे। हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? मोरे और अमीन खान को एक साथ मुखातिब करते अमारा खान को अपना जिस्म ठंडा पड़ता महसूस हो रहा था। इस वक्त वो तीनों मोरे के कमरे में मौजूद थे। क्या तुमने मतीन को साद और मायसा की तस्वीरें भेजी थीं? मोरे के सवाल पर अमारा खान को सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। इतनी जल्दी से अपने राज से पर्दाफाश हो जाने पर वो शशदद रह गई थी। नहीं मोरे, मैं क्यों करूँगी ऐसा? ज़बान लड़खड़ाहट पर मुश्किल काबू पाते हुए बोली थी। झूठ बोलती है ये मक्कार औरत। मतीन खान की दहाड़ पर वो बेसाख्ता ही उछली थी। मोरे ने दुख से आंखें मींची थीं। उन्हें हमेशा इसी दिन से खौफ महसूस होता था जिस दिन अमारा खान की हासिद फितरत घर का सुकून बर्बाद कर देगी। ये झूठी मक्कार औरत शुरू दिन से ही इस घर का सुकून बर्बाद करती आई है। अपने अंदर के हसद की वजह से इसने हमेशा इस घर के मकीनों की दिल आज़ारी की है। हमेशा खुद का तलस्म कायम करने के लिए ये औरत नीच से नीच हरकत करने से भी गुरेजा ना रही थी। मैंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके अपने अंदर की हसद ने उसे हमेशा बेचैन रखा है। दूसरों से मुकाबलेबाजी में इसने हमेशा मुझे और मेरे बेटे को नज़रअंदाज किया है। गुस्से से बोलते हुए वो आखिर में हाँफ ही गए थे। मोरे ने बेटे को पुरसुकून करने के लिए बेटे के कंधे पर हाथ रखा, जबकि अमारा खान सख्त व मजमूंद बैठी पहली बार खुद पर चीखते अपने शौहर को देखती रह गई थी। ये सच था कि उनकी हासिद फितरत ने उन्हें हमेशा बेचैन रखा था। नेमत होने के बावजूद वो हमेशा एक खालिश का शिकार रही थी। खुद को दूसरे से बढ़कर दिखाने की ख्वाहिश में उन्होंने कई बार शौहर और बेटे को कोशिश को नज़रअंदाज किया था। तुम कभी नहीं समझ सकती मेरे दिल पर इस वक्त क्या क़यामत बरपा थी जब मैं तुम्हारे हाथों से लिखा वो ख़त पढ़ा था। आँखों को रगड़ते वो गोया हुए थे। अमारा खान को अपने इर्द गिर्द ग्लेशियर जमा होते हुए महसूस हुए थे। मोरे उसी वक्त ही बेटे के चेहरे के उतार चढ़ाव देखती मामले की तह तक पहुँच गई थी। तुम वो हासिद सांप हो जिसके जुगनू की चमकती रोशनी कभी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा जी चाहता है कि अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी ज़िंदगी से फारिग कर दूं। जहर में डूबे नश्तर कानों से गुजरते सीधे दिल में घुप गए थे। आंसू अमारा खान की आंखों से बहते जा रहे थे। हमेशा मोहब्बत करने वाले शौहर का ये रूप जानलेवा था। बस कर दो अमीन, ख़त्म करो इस बात को अब। मोरे खान ने तहम्मुल से बेटे को समझाना चाहा। बेटे के दिल की हालत वो बाखूबी समझ रही थी। नहीं मोरे, बहुत फ़ायदा उठा लिया है इस औरत ने मेरी नरमी का। अब बस वही होगा जो मैं चाहूँगा। आप कासिम भाई और रोमा भाभी से अहमर और ज़ारा के रिश्ते की बात करें। मैं इस औरत को मज़ीद अपने बेटे की खुशियों में रुकावट नहीं बनने दूंगा। दो टूक लहजे में कहते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गए। मोरे ने एक नज़र बुत बनी अमारा खान पर डाली, जिनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सेकंड टर्म के इम्तहानात जल्द शुरू होने वाले हैं। अब तो मसरूफियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। क्लासरूम से बाहर निकलती वो अपने साथी उस्तानी से वही गुफ्तगू थी। नीले आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता काले बादल छा रहे थे। हल्की ठंडी हुई हवा अगस्त के गर्म महीने में खासी तक़वियत बख्श रही थी। तुमने अपना सिलेबस पूरा करवा दिया है? मिस सीमा ने गर्दन मोड़कर साथ चलती सिया चादर के हाले में सुर्ख सफ़ेद चेहरा लिए मायसा खान को देखा, जो शुरू से ही उन्हें बहुत पसंद थी। खामोश तब अपने काम से काम रखने वाली मायसा कभी किसी टीचर की बुराई करती दिखाई नहीं देती थी, और एक माह से उसकी खामोशी मज़ीद गहरी होती चली गई थी। पहले जो वो थोड़ा किसी के पास बैठ कर जाया करती थी, अब तो वो ये भी ना होने के बराबर थी। बस अपना काम मुकम्मल करके वो फ़ौरन ही घर के लिए रवाना हो जाया करती थी। जी सिलेबस पूरा हो गया है, अब बच्चों की रिवीज़न करवा रही हूँ। हवा से उड़ती चंद बालों की लटों को कान के पीछे उड़ेसते हुए गोया हवा हुई, जबकि मिस सीमा ने नज़र सामने नजर आते मनज़र को देखकर चमक उठी थी। वो देखो, आज ये हैंडसम फिर किसी मुलाजमा के इंतज़ार में खड़ा है। मिस सीमा की चहकती आवाज़ पर उसने सर उठाकर सामने देखा, जहाँ ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, जिसकी कफ कोनियों तक फोल्ड किए थे, सिया रंग के पराडों से टेक लगाए, वो कोई और नहीं बल्कि मायसा खान का शौहर दावर खान खड़ा था, जो मायसा को स्कूल के गेट के पास खड़ा देखकर सीधा होता हाथ के इशारे से अपनी जानिब मतवज्जा कर रहा था।
ये तुम्हें इशारा क्यों कर रहा है? मिस सीमा ने अचंभे से सामने खड़े दावर और एक नज़र समेत साकत मंजमंद खड़ी मायसा पर डाली थी, जो बगैर पल के झपके सड़क के इस पार देख रही थी, जबकि दावर उसे बगैर उसकी जगह से जंबिश किए एक ही जगह एस्ताज़ा देख रहा था। कर खुद सड़क पार करता उसके सामने आन खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता नरम लहजे पर मिस सीमा खुशी से फूले हुए समाई झट से खुद ही सलाम का जवाब दे दिया था। कैसी हो मायसा? हर चीज़ से बेपरवाह वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। मायसा को अपने घर सिर्फ खामोशी महसूस हो रही थी। सामने गाड़ियों का आमद व रफ्त ज़ोर शोर से जारी था, लेकिन मायसा खान का वक्त दावर खान को देखते ही थम सा गया था। आपको अक्सर यहाँ खड़े देखा है मैंने, लेकिन पिछले माह आप यहाँ नज़र नहीं आए। खैरियत थी? मिस सीमा ने मरासिम बढ़ाने के लिए सही की थी। जिसके लिए यहाँ आता था वो आंखों के सामने ही थी, इसीलिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं हुई। सुरमई आंखें भूरी आंखों में डूबी हुई थी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मिस सीमा की आवाज़ पर वो चौंक उठी, देखते अपने आप को संभाल चुकी थी। हम तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मायसा की इसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट इस वक्त जहर लग रही थी। क्या आप दोनों कजिन हैं? मिस सीमा ने एक और सवाल किया था। नहीं, मैं मायसा खान का शौहर दावर खान हूँ। कितनी शाइस्तगी और नरमी से उसने खुद का हवाला मायसा की ज़ात से जोड़ा था। मिस सीमा की आंखों में सताइश उभरी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर्द लहजे में गोया होती वो नज़र उठाकर दावर की आंखों में झांकने लगी थी, कोशिश करने लगी थी। काले चश्मों ने उसकी रुसाई को नामुमकिन सा बना दिया था। आपा, अच्छा हुआ आप आ गई। दावर भाई ने सामान ले लिया है, चलें घर चलते हैं। उमर की आवाज़ पर पलटती उसे सामने देखकर हैरान रह गई थी, जो अब बस अपनी बोलता उसका हाथ पकड़े रोड पर पार करवा रहा था, जिसकी दावर उसके दूसरी तरफ उसके एक कदम पीछे अपने दराज कदोकामत से साए की तरह चलता आ रहा था। साथ की शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं? खालिद खान ने सामने बैठे अपने दामाद से पूछा, जो सुबह सवेरे ही ससुराल हाजिरी देने के लिए आ मौजूद था। जी, सब तैयारियां मुकम्मल हैं और अगले हफ्ते से शादी की रसूमात भी शुरू होने वाली हैं। निदा खान ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से दावर खान को देखा था, जो बहुत ही आसानी से साथ के ससुराल वाला मामला छुपा चुका था। सानिया खान ने निदा को साथ के ससुराल में हुए मसले के बाबत सब बता दिया था, लेकिन शौहर के गुस्से से खाइफ वो खालिद और मायसा दोनों से सारा मामला छुपा चुकी थी। मैं जब मायसा को लेने आया था, इस वक्त घर के बेशतर अफराद साथ के ससुराल गए थे। बस इसीलिए मोरे और बाकी सबसे मुलाकात ना हो सकी। कुवैत से वापस आते वो सीधे पेशावर जाकर मायसा को वापस ले आए थे। दावर ने फ़कत अज़बात में सर हिला दिया। आप बताएं, आपका ऑफिस यहाँ कब शिफ्ट हो रहा है? बस यार, कोशिश में लगा हुआ हूँ। उम्मीद है अगले माह तक सब सेट हो जाएगा। चाय के कप में नज़रें बचाकर वो साथ साथ शक्कर मिला रहे थे, जो दावर की नज़र से मनफी ना रही थी। शुगर आपके लिए अच्छी नहीं है अंकल, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। नरमी व संजीदगी से गोया होते हुए उसने खालिद खान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। हद है यार, कभी तो कुछ भूल जाया करो, हर बात हमेशा याद रहती है तुम्हें। हंसते हुए उन्होंने अपना कप निदा खान को दे दिया और खुद ट्रे से बगैर शुगर वाला कप उठा लिया। आपको कैसे पता है कि बाबा को शुगर है? कब से खामोश बैठे उमर को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। खालिद खान को डायबिटीज़ जैसा मर्ज आज से 5 साल पहले लाहक हुआ था और घर वालों के अलावा किसी को भी इस बारे में कोई इल्म नहीं था। फिर दावर को ये बात कैसे पता चली? मैं काम के सिलसिले में अक्सर कुवैत जाता रहता हूँ और जब भी गया हूँ अंकल के पास ही ठहरा हूँ। शाइस्तगी से मुस्कुराकर जवाब देता हुआ वो सबको बहुत प्यारा लगा था। निदा खान ने हैरत से शौहर को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। वो दावर से मिलते रहे थे। दावर के कुछ अहम केस के बाबत जानते उन्होंने कभी कभी रुखसती पर जल्दी का जोर नहीं दिया था, उनके लिए उनका दामाद आइडियल था। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे एक नहीं 2 बेटे हैं। लाउंज की फिजा में खुशियों की अजीब खुशबू महक रही थी। दरवाजे की ओट से हटते वो बोझल कदमों से कमरे की जानिब बढ़ गई। मानसून की बरसात से माहौल में हल्की सी खनकी महसूस हो रही थी। सियाह काले बादल शान से आसमान में बसीर किए, खुद को हवा के दोष से सुपुर्द किए पूरा आसमान में गिर्द कर रहे थे। सिया बालों की चोटी में कैद किए वो दुपट्टा कंधों पर फैलाए आसमान से नजरें जमाए बैठी हुई थी। दिमाग इस वक्त खुद को मुख्तलिफ सोचों में जकड़ा महसूस हो रहा था। कदमों की आहट पर बगैर गर्दन मोड़े बस वो थोड़ा सा खिसक गई थी। दावर धीरे से चलता हुआ उसके साथ झूले पर बैठ गया। कुछ देर पहले झूमता झूला अब खामोशी से अपनी जगह उस्ताजा था। तुम्हें याद है, हम पहली बार इसी जगह पर मिले थे और इस दिन भी ये झूला आपके वज़न से झूलना बंद हो गया था। उसकी एक संजीदा लहजे पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। तुम्हें सब याद है? मुझे आज भी सब याद है, बस आप मुझे और मुझसे मुताल्लिक हमारे रिश्ते को भूल चुके हैं। मायसा ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें लगा है मैं तुम्हें भूल गया? मैं तुम्हें भूल सकता था क्या?
उसके लहजे के सहर में जगड़ते वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी थी, जहाँ गली में रोशन स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी दोनों के चेहरों को रोशन कर रही थी। जिनके पास बेहतर नेमो बदल मौजूद हो वो अक्सर भूल जाया करते हैं। दावर ने बगौर उसे देखा था, पर उसके बात का मतलब समझ न सका। मायसा मुकाबिल के मुकार पर उसकी आंखों के गोशे खुद ब खुद ही नम हो गए थे। मेरे लिए तुम मतबदल नहीं, तरजीह हो, और तरजीहात को कभी बदला नहीं जाता। गंभीर आवाज़ में गोया होते हुए वो पूरे माहौल पर अपना सहर फूंक रहा था। दावर ने उसकी आंखों में देखा था, भूरी आंखें कुछ उदास हुई हो रही थीं। झूठ बोलते हैं आप। आपके नज़दीक इस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर अहमियत होती तो आप कभी भी मुझे नज़रअंदाज ना करते। हमारे निकाह को 10 साल हो गए थे दावर। 10 साल कम अरसा नहीं होता, और आपने इन 10 सालों में एक बार मुझसे रब्ता नहीं किया। जब भी खाला या मोरे आपकी शादी की बात करते, आप उन्हें हर बार टाल दिया करते थे। आपको कोई एहसास नहीं हुआ कि मुझे हर बार, हर कॉल पर आपके होने का इंतज़ार रहता था। हर बार दरवाजे की आहट पर मुझे आपके होने का तसव्वुर होता था, लेकिन आप नहीं आए। आप कभी आना ही नहीं चाहते थे। बोलते बोलते आखिर में उसकी आवाज़ रुंध गई थी। आंसू का गोला गले में अटकता हुआ सा महसूस हो रहा था। इस छोटे से दिल में मेरे लिए इतनी बदगुमानियां जमा कर रखी हैं। दावर ने गहरा सांस लेते हुए उसे देखा था, जो अब सर झुकाए स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में पाँव से घास को खुरच रही थी। वक्त आ गया था मुकाबिल के तमाम खदशात को दूर करने का। मैं 17 साल का था जब एक दिन एक बिजनेस पार्टी से वापसी पर अम्मी बाबा का एक्सीडेंट हो गया। वो दिन मेरी नई ज़िंदगी का स्याह तरीन दिन में से था। अम्मी मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठी और बाबा को फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसी रात बाबा का हाथ पकड़े मैं उनके सरहाने खड़ा मुसलसल उन्हें पुकार रहा था। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे अपने कातिल का नाम बता दिया और ख़ुद ज़ख्मों के ताप ना लाते हुए अम्मी की तरह मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए। आगा जान और मोरे ने बहुत कोशिश की कि मैं उनके मसाइल से दूर रहूं, लेकिन मैं अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबा नहीं सकता था। रोज़ दिन रात की लगातार मेहनत के बदौलत मैं सबको मुखालफत के बावजूद पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। मुख्तलिफ केस से निमटते निमटते एक दिन वो इंसान, वो दरिंदा जिसने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीनी थी, मुझे उसका सुराख मिल ही गया और मैं उनसे वो सज़ा दी जिसका वो हकदार था। मायसा को उसकी आंखों में उतरती सुर्खी कपकपा गई थी। उसके लबों पर उसके बस में होता तो वो दोबारा उससे ज़िंदा करके पहले से ज़्यादा दर्दनाक मौत देता। उसने ऐसा क्यों किया? मायसा का दिल तकलीफ़ से जकड़ा हुआ था। बाबा का कारोबारी दुश्मन था और जलन हसद में आकर उसने कहीं ज़िंदगियां तबाह कर दी। दावर का लहजा हर एहसास से आरी था। तुम कहती हो ना कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई अहमियत नहीं, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इतने सालों में मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने करीब महसूस किया है। दिल चाहता था कि भाग कर जाऊँ और किसी चांदनी रात में तुम्हारे हमरा इसी झूले पर झूलते तुमसे दिल की ढेरों बातें करूं। थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा अब कहीं खोसा गया था। अब लब लहजे में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। रुखसती को ताख़ीर करने की वजह भी यही थी कि मैं किसी केस की वजह से तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता था, और शायद मेरा दिल भी पहले माजी की सफ़ों से उठती धूल को साफ़ करके ही नई ज़िंदगी की बुनियाद रखना चाहता था। अगर ऐसी बात थी तो आपने इतने सालों में मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। मायसा की ज़ुबान से एक और शिकवा फिसला। वो स्कूल के बाहर उसे देखता ज़रूर था, लेकिन कभी पास आकर मिला नहीं था। अगर तुमसे मिल लेता तो ख़ुद पर ज़ब्त रखना मुश्किल हो जाता। इसीलिए उसके गंभीर लहजे में कही बात पर उसकी पलकें आरज़ियों पर सजदाए रेज़ हो गई थी। इतने सालों में काम के सिलसिले में मैं अक्सर अंकल से मिलता रहा हूँ और उनकी गुड बुक्स में भी शामिल हूँ। बस उनकी बेटी को मनाना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो बेसाख्ता ही हंस दिया था। दिल की शिकायत के बादल छट गए थे। और हाँ, इससे पहले कि तुम मुझसे कोई और शिकवा करो, मैं ये बात वाज़ा कर दूं कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, कोई भी नहीं। और हिबा महज मेरी एक कुलीग है जो अक्सर केस के सिलसिले में मेरी मदद करती है। दावर ने आज हर दीवार तोड़ देने का फ़ैसला कर लिया था, मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अपने दिल के राज का यूँ फाश हो जाने पर वो अच्छी खासी बौखला गई थी। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने नहीं कहा, पर तुम्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अपने शहर में जगड़ता हुआ वो इस वक्त उसे कोई जादूगर ही लग रहा था। अगर सब शिकायत दूर हो गई हों तो मैं हाँ समझूं। वो अब बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। हवा के दोष से बालों को कान के पीछे उरेजता वो अभी उसकी सुरमई आंखों में झांकने लगी। सोचूंगी, मुस्कुराहट दबाते हुए वो थोड़ा इतराकर बोली। अब भी सोचोगी? वो अब थक कर झूले की पुश से टेक लगाकर बैठ गया था।
आपने जितना अरसा मुझे तंग किया है ना, इसीलिए थोड़ी सज़ा तो आपको भी मिलनी चाहिए। दावर के घूर कर उसे देखा था, जो अब गर्दन अकड़ाकर बड़ी पूरी तरह से बदला लेने का इरादा रखती थी। कुछ तवक्कुफ के बाद दावर ने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते कान से लगा दिया था। मायसा उसकी अजीब व गरीब कार्रवाई को अचंभे से देख रही थी। जी मोरे जाना, जी सब खैरियत है, आप बस कल आ जाएं आपकी बहू की रुखसती की तारीख लेने। साद और अहमर के साथ एक ही खर्चे में मेरी भी शादी निपटा दीजिएगा। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, आप आराम करें। सदमे के ज़ेर असर वो उसे देखती रह गई थी। ज़ारा शादी के लिए मान गई? ज़ारा भी मान गई है और अमारा चची भी मान गई हैं। अब तुम भी मान जाओ यार, अब अगर देर हुई ना तो मैंने यहीं अपने ससुराल में डेरे डाल देने हैं। धमकी अमीज़ लहजे में कहता वो उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। फिर मैं इकरार समझूं? सर झुकाते वो उसकी आंखों में झांकने लगा था। दूर आसमान पर बादलों ने एक झटका खाया था और ज़ोर से अब्रे रहमत बरसने लगी थी। ज़ोर से गरजती बरसती बारिश पर वो फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई थी। दावर ने लम्हे की देर किए बगैर उसकी सूनी कलाई थाम ली। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इन सूनी कलाइयों को मोहब्बत की चिंगार से भर दूं? पुरउम्मीद नज़रों से उसके देखती हुई पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। मेरा इकरार 10 साल पहले अमल में आया था दावर खान। मायसा खान ने 10 साल पहले ख़ुद को दावर खान के नाम किया था। मायसा के इकरार पर दावर खान के दिल की दुनिया दोबारा आबाद हो गई थी। बरसती बारिश के बाद ताबानाक सुबह दोनों की ज़िंदगी को मोहब्बत और खुशगवार रोशन करने वाली थी। कभी यूँ भी अमीरे रूबरू तुझे पास पाके मैं रो पड़ूँ, मुझे मंजिल इश्क पे हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं। कभी सजा लूं तुझको आँखों में, कभी तस्बीह में पढ़ा करूं। कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूं। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा, बट ये मुझे स्टोरी बीच में रुकी रुकी लग रही है यार। शादी वगैरह के सीन सिखाते थोड़े बहुत, अच्छी स्टोरी आए तो एकदम ख़त्म शुद। चलिए, उम्मीद आप सभी को पेयर अच्छा लगा। मुझे तो इन लोगों के सिबलिंग गोल्स बहुत अच्छे लगे। लाइक ये कज़िन आपस में कितने फ्रैंक हैं, इतने अच्छे। स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेनली तो मुझे बस यही अच्छा लगा कि ज़ारा अहमर को कितना वो करती थी और उससे उसने कंगा छीन लिया तो उसने कहा कि हाँ आप पहनोगे, नहीं मेरी बीवी पहनेगी। ये सीन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। वैसे तो हीरो हीरोइन भी बहुत अच्छे थे। आपको क्या अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।